जब आप 1 रुपए टैक्स कलेक्ट करते हो, 2 से 3 रुपए जीडीपी उससे कम होता है। सरकार का मॉडल क्या है? टैक्स लेके इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर। यहाँ पे मल्टीप्लायर -3 है, यहाँ पे मल्टीप्लायर इज +1.5 to 2, तो जीडीपी बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। तो वही स्ट्रेट फॉरवर्ड वही हो रहा है। होना ही है। नमस्ते सर, वेलकम बैक। कैसे हैं? सब ठीक चल रहा है। सब चंगा सी। वो समझ में नहीं आता मुझे। 5.4% जीडीपी ग्रोथ जो हम बात करना चाह रहे थे सर, कि इस लेवल पे आ गई है। और अब तो 10 साल हो गए मोदी जी को, तो बहुत सारी जो इश्यूज हैं हम उस पर डिस्कस करना चाहते थे, डीप डाइव की ये यहाँ तक कैसे पहुँचे हम, कि हम 2014 में बात करते थे 10% जीडीपी ग्रोथ की। फिर धीरे धीरे हमने अपने आप को समझाया कि नहीं, 8% बहुत अच्छा है। फिर अभी मैंने देखा कि लोग बात करें कि 6% भी अच्छा है। So everything now is being justified, but I know you don't agree with it. I know your frustration is also there. ये 5.5% GDP 10 साल मोदीनॉमिक्स के बाद, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। बट क्यों हुआ है? सो थैंक्स फॉर हैविंग मी। तो ये 4.5 जो 5.5 जो आप कह रहे हैं, एक क्वार्टर का है 5.4, तो हम इतने नीचे नहीं गए हैं। आई थिंक हमारा एवरेज इस साल हम 6.5 करेंगे। बट आई एग्री विद यू, ये दिस इज़ नॉट, ये इसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। मतलब हाँ, 6% इज़ अ गुड नंबर, इट्स फाइन, वी कैन लिव विद इट। 6% से बहुत सारे वर्ल्ड के ऐसे बहुत कम देश है जो जिन्होंने इतने बड़े होने के बाद भी 6% पे ग्रो किया है, वो सब ठीक है। लेकिन हमारा जो विश्व गुरु बनने का जो सपना है या विकसित बनने का जो सपना है 2047 से पहले, ये 6-7% से नहीं होगा। इसके लिए हमें 8-9-10% चाहिए। और हमारे ऐसा नहीं है कि पहले बोल रहे थे बड़ा कंट्री ऐसे ग्रो नहीं कर सकता। चाइना ने 20 साल 10% के ऊपर ग्रो करके दिखाया है। किसी किसी साल में 15% ग्रो किया है चाइना ने। ऐसा नहीं है कि इफ लार्ज कंट्री कैन नॉट ग्रो। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन इज क्यों हुआ, क्यों हम 5.4 का बहुत आसान आंसर है कि 6.5 से हम 5.4 तक क्यों आए, इसका आंसर बहुत आसान है। बट 6.5 पे क्यों अटके हुए हैं वो बहुत मुश्किल है। तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। सो 6.5 से 5.4 क्यों हुआ? कि गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट किया और खर्च नहीं किए। तो जो गवर्नमेंट का जो डिमांड होता है वो उतना स्पीड से नहीं बढ़ रहा है। तो फर्स्ट क्वार्टर में इलेक्शन आए, सेकंड क्वार्टर में हम उसके रीज़न बहुत लोग समझते हैं कि ये खर्च करना नहीं चाहते, नहीं जानते, ऐसा कुछ है। ऐसा नहीं है। बट द गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर का स्पीड है बहुत स्लो हो चुका है तो लास्ट 2 क्वार्टर में। सो इसीलिए वो सरप्राइजिंगली 6 से 5.4 अभी पिकअप होगा। तो आई थिंक वापस हम 6.5 तक आ जाएंगे। तो ये तो आई थिंक इज़ अ वेरी शॉर्ट टर्म इशू। और ये 5.5 से जो 6.5 का है तो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वार्टर में 7% आ जाएगा। जो लोग आपको कह रहे हैं अभी 6% अब सेलिब्रेट करना शुरू कर देंगे कि हो गया 7, और वो तो हो जाएगा। बट हम इस जोन में क्यों अटके हुए? हाँ, वो बहुत ये हमारा अप्रोच का प्रॉब्लम है कि लॉन्ग टर्म में हम बहुत बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि हाँ, ग्रोथ कैसे होगा। 2 ही तरीके हैं ग्रोथ होने का। एक, या इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए या प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए। तो अगर आप सिंपल चीज़ है, अगर आप एक किसान हैं, आप खेती कर रहे हैं, एक 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 क्विंटल राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 क्विंटल से 2 क्विंटल कैसे जाएंगे आप? 1 क्विंटल से जीडीपी वही है। जीडीपी इज वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। 1 क्विंटल को 2 क्विंटल कैसे करेंगे? या आपको कुछ मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, सम ट्रैक्टर और समथिंग, वो खरीद के प्रोडक्टिविटी दैट कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। और या कोई नया मेथड ढूंढना पड़ेगा आपको इस खेती करने का, जो पहले नहीं करते थे। कोई डिफरेंट मेथड इनोवेशन रिसर्च करके आपको करना पड़ेगा। यही 2 ही तरीका है। स्मॉल बिजनेस हो, कंट्री हो, यही 2 तरीका है। नाउ ट्रैक्टर अगर आपको खरीदना है तो कौन देगा आपको ट्रैक्टर? कैसे आएगा? आपके पास तो पैसे नहीं है। तो सेविंग्स चाहिए, या खुद का पैसा चाहिए या किसी और का पैसा चाहिए, जिसे सेविंग्स है, जो बैंक में जमा हो या इक्विटी शेयर बाजार के थ्रू हो, म्यूचुअल फंड हो, कहीं ना कहीं से आना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्टिविटी, हमारा जो है इन्वेस्टमेंट घट रहा है। रीजन वाई वी आर एट 6%, वी आर एट 8%, 9%, जो 2003 से 2010 तक ऑन एन एवरेज 7.5-8% पे हमने ग्रो किया है। ऐसा नहीं कि कभी नहीं हुआ है। और उसके बाद नाउ वी लास्ट डेकेड में
7% पे जा रहे थे, अभी लगता है हम 6.5 एवरेज पे आ चुके हैं। तो कंटिन्यूअसली हमारा नेट इन्वेस्टमेंट रेट घट रहा है। तो मैं और इसको चाहूंगा कि थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए, जैसे पहले हमारा कितना था, जो इन्वेस्टमेंट हो रही थी वो कितना था? देखिए 1950 मैंने एक ये फिगर देखिए आप। जो आपने ग्राफ भेजा है हाँ, मुझे। ये ग्राफ अगर आप देखेंगे, जब हमें आज़ादी मिली तब ऐसा था कि 90% हम कंज्यूम कर रहे थे। 100 रुपए का अगर इनकम है तो 80 रुपए लोग खा रहे थे, 90 रुपए 10 रुपए सरकार खा रही, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ 10 रुपए बच रहा था। उसमें भी इन्वेस्टमेंट में एक और चीज़ है, आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा, आपको पेंटिंग करना पड़ेगा, पेंटिंग और कुछ खरीदना पड़ेगा उसी शेप में रखने के लिए, उसमें 7 रुपए जाती थी। सो एडिशन जो कैपिटल होती थी सिर्फ 3 रुपए। दिस इज 1950। तब हमारा ग्रोथ रेट कितना था? 2 से 3%। ठीक। कंजम्पशन हो रहा था, जो लोग कह रहे हैं ना कंजम्पशन बढ़ाओ कंजम्पशन, एक टाइम था हम 90% कंज्यूम कर रहे थे, ग्रोथ रेट 3% था। ज्यादा राइस खाने से राइस प्रोडक्शन नहीं बढ़ता। राइस प्रोड्यूस करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, राइट। तो फिर आगे आके 1990 तक लगभग ऐसे ही चला। वो 90% कंजम्पशन थोड़ा कम होके 85 हुआ, इन्वेस्टमेंट थोड़ा 15% तक गया, राइट। आप दूसरा फिगर देखिए। नहीं, पहले हम कंजम्पशन वाले ग्राफ हाँ। को करते हैं, क्योंकि पहले लगभग 80% से अबव से या 90% से हाँ, हम अब सबसे आ गए ऊपर वाला लाइन देखिए, उसमें 58 पे आ गए अब। हाँ, 90 से 58 कंजम्पशन, और हमारा ग्रोथ रेट बढ़ा है। उस टाइम पे हमारा ग्रोथ रेट था 2-3%, अभी एवरेज तो 6-7% हम मान के चल रहे हैं। तो कंजम्पशन 90 से 58 कम करके बढ़ा है ना। कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ा? क्योंकि दूसरा फिगर देखिए और इन्वेस्टमेंट देखिए। जो 1950 में था ना, 2-3 फिगर है ना, जो येलो वाला सबसे ऊपर वाला फिगर है वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, हाउ मच मनी यू आर पुटिंग इन। सबसे नीचे वाला जो है डिप्रिसिएशन, मेंटेनेंस, उसका जो डिफरेंस है वो बीच वाला है, दैट इज अ नेट इन्वेस्टमेंट। ये ग्रेजुअली फ्रॉम 1950 2001 2 तक ग्रेजुअली बढ़ रहा था। आप ऊपर वाला लाइन देखिए, बीच वाला देखिए, दोनों बढ़ रहे हैं। 2002 में ड्रामेटिकली एक अचानक सी उछाल आ गई, राइट। तो ये वाला लाइन जो येलो वाला लाइन है, 20% से निकल के 20-22% से निकल के अगले 7 साल में 40% तक गया। 2010 में 40, 2011 में टॉप किया। हाँ, तो 40% तक गया। डिप्रिसिएशन थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ, बट जो नेट इन्वेस्टमेंट में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेट आपने इन्वेस्ट कितने की, वो दैट हैज गॉन टू, दैट टच्ड अराउंड 27%, 27। वो बीच वाला जो लाइन है ना, 27%। अच्छा, राइट। तो 2010 आते आते हम लोग एवरी ईयर वी वर क्रिएटिंग एडिशनल कैपिटल ऑफ 27%। और आपके दर्शकों को ये समझना चाहिए, कैपिटल का मतलब सिर्फ रोड नहीं है। बिजनेस का जो आपका ये रूम है ना, ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, सिर्फ रोड से नहीं बनता, ये भी कैपिटल है। ये सब जो हम देख रहे हैं, सो दैट वाज 27%। 27% ऑफ आवर इनकम यूज्ड टू गो टू क्रिएशन ऑफ कैपिटल। ठीक है। बाकी सब हम उसी साल कंज्यूम क्या है, उसका सारा फायदा उसी साल उठा लिया। आपने एक म्यूजिक प्रोग्राम देख लिया, हो गया, उसे नेक्स्ट ईयर कुछ फायदा नहीं होगा। तो ऐसा था, ऐसे इस टाइम पे हम 7-8% पे ग्रो कर रहे हैं। 2010 के बाद क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट रेट है लगातार घट रहा है। दो चीजें हो रही है। एक चीज सबको पता है, वो जो नया नहीं है, सब लोग, आप किसी से भी जाके पूछ लो, वो जो जानकार लोग हैं उनको पता है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट 40% था, अभी 36 हो चुका है। वो तो सबको पता है। कारण बहुत, सरकार, मोदी जी पे दोष मत दीजिए, ये डेमोग्राफिक हो सकता है 2010 से, राइट। लेकिन दूसरा एक फिनोमिना हो रहा है, वो बहुत लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सोच भी नहीं रहे हैं कि जो एसेट का मेंटेनेंस चाहिए ना, उसके लिए जो हमें चाहिए वो भी बढ़ रहा है, डिप्रिसिएशन। विच मीन्स जो 10% था, सबसे नीचे वाला लाइन देखिए, वो 10 से अभी 13 तक आ चुका है। इसका मतलब है, पहले देखिए 40% आपने इन्वेस्ट किया, डिप्रिसिएशन 10%, सो 30% तक आपको इन्वेस्ट आपके पास था। अभी 36 माइनस 13, 23, सो यू लॉस्ट 7%। जो नेट इन्वेस्टमेंट, सी एडिशनल प्रोडक्टिविटी, सी मेंटेन करोगे तो क्या होगा, जितना लास्ट ईयर था उतना ही होगा। बिल्कुल। आपका ट्रैक्टर वापस आपने फिट कर दिया, ऑयल डाल दिया, उससे क्या, उससे जो रोड बना उसका मेंटेनेंस किया किया उतना। तो वही होगा। मेंटेन नहीं किया तो वर्ष होगा, उसमें गड्ढे हो जाए, तो जो हुआ वही होगा लास्ट ईयर। इंप्रूव करने के लिए तो आपको ये चाहिए कि एक्स्ट्रा आप क्या डाल रहे हो।
एग्जैक्टली। वो तो होता कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो पहले 2010 से पहले और आज के में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो हमारा जो नेट इन्वेस्टमेंट है हाँ वो 7% कम हो गया है हाँ अब। वो 11 द मेन थिंग हैपेंड ड्यूरिंग 11 10 11 और 13 14 के बीच में। हाँ तो बैंकिंग क्राइसिस हो गया, हाँ। इन्वेस्टमेंट कम हो गया, तो उसके बाद वो कभी ऊपर नहीं गया। 1-2 साल आते हैं बीच बीच में, एक क्वार्टर ऊपर जाता है नीचे, ट्रेंड लाइन तो नीचे है। हम्म, तो हमारा जो 7% लॉस हुआ है ना इन्वेस्टमेंट, वो दैट इज द रीजन फॉर वी बीइंग एट 6-7%। हम्म, अगर वो ऊपर नहीं जाएगा तो हम यही रहेंगे, ठीक है। उसको हमें ऊपर लेके जाना है। अब मेन रीजन वही है लॉन्ग टर्म। आई एम नॉट सेइंग एवरी सी नेक्स्ट क्वार्टर में 7% हो सकता है, दूसरे और नीचे। जैसे मैं कह रहा था कि आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन भी एक और बार 100 मार लेगा, राइट? इसका मतलब नहीं है कि फॉर्म आ गया, फॉर्म के लिए वो कंसिस्टेंटली आउट टू परफॉर्म। बिल्कुल। तो मेरा वही तो ये 7% का जो लॉस हुआ है ना, उसको हमें वापस लेके आना है। तो ये आपने कहा बहुत ही कन्वीनियंटली, आपने बोला कि 2013-14 तक वो मेन डैमेज जो था वो हो वो गया। सच है, कन्वीनियंट हाँ नहीं वो है। नहीं नहीं वो सच है बिल्कुल। और उसके बाद 10 साल और हो गए हाँ, उसमें और उसको उसके इम्प्रूव नहीं हुआ। और बैंक क्लीनअप्स के ऊपर बोलते हैं, बैंक पे इतना ये था, वो क्लीनअप भी कंप्लीट हो चुका है 2019-20 तक। उसके बाद मान लो कोविड भी आ गया, फिर एक और ये है झटका लगा। झटका लगा। लेकिन अभी भी कोविड के बाद भी, वी शेप रिकवरी के बाद भी हम ये सब नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, वी अभी आर इम्प्रूव स्टिल नहीं हो स्टक। रहा। तो यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट की मैं सीधा सवाल पूछता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट क्या गलत कर रही है जो वो वापस 8% 9% सोच भी नहीं पा रही है आज के समय। तो ये इसका कारण क्या है? हाँ, तो गवर्नमेंट एंड सारे इंस्टीट्यूशंस, मैंने से गवर्नमेंट, 2-3 रीजन है। मेन रीजन ये है कि आरबीआई हम्म, इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट हैज टू बी लोअर। अगर आप सोचिए, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, आप क्या कैलकुलेट करोगे? आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, रिटर्न क्या है, उसको नेट एनपीवी बोलते हैं, नेट हम्म, प्रेजेंट वैल्यू। हम्म, अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा रहेगा तो आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स विच आर अदरवाइज प्रॉफिटेबल, व्हेन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8%, सम प्रोजेक्ट इज प्रॉफिटेबल, हम्म, बट अगर आप उसको 10% पे लेके जाओगे, ये अनप्रॉफिटेबल होगा। बिल्कुल। तो ये एक मेन रीजन है, इंटरेस्ट रेट इज हायर। ये सब रिपो रेट नहीं है। हम्म, सी रिपो रेट जो आरबीआई का रेट है ना, वो तो 6.5% है, और भी बहुत टाइटनिंग हो चुका है। मतलब अगर आप अनसिक्योर्ड लोन दोगे, उसका इंटरेस्ट रेट और भी कैपिटल ज्यादा होना चाहिए बैंक को, बहुत रेगुलेशन बहुत स्ट्रिंजेंट कर चुके हैं। तो फिर मतलब ये जो बात आ रही है कि आरबीआई का रोल आप बहुत बड़ा बता रहे हो कि ये जो 5.4% जीडीपी ग्रोथ हो रहा है हाँ, और जो स्लो डाउन हुआ है, इसमें आरबीआई का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा योगदान है, तो मतलब। एक तो ये है कि इंटरेस्ट और रेट। डेलिब्रेट है, वो चाहते थे। अच्छा। हाँ, तो तो मतलब तो फिर हम ये क्यों सुन रहे हैं बहुत जगह पे कि आरबीआई के जो पिछले गवर्नर थे शक्तिकांत दास, जब वो रिटायर हुए तो मैंने इस तरीके से, इतना प्रेज तो मैंने मोदी जी का भी नहीं सुना है जितना उनका सुना कि दिस इज द बेस्ट आरबीआई गवर्नर एवर। तो मतलब इस तरीके की बात क्यों हो नो, रही है? हम इस पे चर्चा करेंगे, बट लेट मी आंसर योर क्यों हो रहा है। हाँ आई विल कम टू दैट आरबीआई थिंग, गिव मी सम टाइम। ठीक है। लेट्स स्टिक टू क्यों हो रहा है। एक रीजन मैंने बताया, इंटरेस्ट रेट इज हायर। इंटरेस्ट रेट, दैट्स वन रीजन, इजीली सॉल्वेबल। एंड द सेकेंड रीजन, एंड ऐसा नहीं कि सरकार, आई एम नॉट गोइंग टू से सर गवर्नमेंट हैजंट डन, गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। एंड सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज मॉडल। इनका जो मॉडल है कि टैक्स करके यू स्पेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो नेगेटिव एनपीवी है। हम्म, तो एक पेपर है, मैं दिखाता हूँ, ये पेपर है, हम्म, इसका टाइटल है, कोई भी मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ट्राई कर सकते हैं लोग जो थोड़ा जानकार है। 10 years after financial crisis, what have we learned from the renaissance in fiscal research? वेलेरी ए रैमी, जर्नल ऑफ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, बहुत बड़ी स्कॉलर है। सो क्वेश्चन ये है कि मल्टीप्लायर क्या होता है। अगर आप 1 रुपए सरकार डालेगी इकोनॉमी में, उसमें जीडीपी कितना आता है, इसको मल्टीप्लायर बोलते हैं। हम्म, इन नॉर्मल गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है ना, रेवेन्यू स्पेंडिंग, ये फ्री बी जो फेंकते हैं, उसका मल्टीप्लायर इज लेस देन 1। हम्म, दैट इज वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है इन द लॉन्ग रन, बिकॉज प्रोडक्टिविटी बढ़ता है एंड ऑल दैट। ऑन एन एवरेज, इट्स नॉट दैट एवरी प्रोजेक्ट विल गिव पॉजिटिव मल्टीप्लायर। उसमें एस्टिमेट, द बेस्ट एस्टिमेट वी हैव इज अराउंड 1.92 हम्म, लॉन्ग टर्म में। 1 रुपया अगर आप पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में डालोगे तो आपको 2 रुपए लॉन्ग टर्म में मिलेगा। हम्म, तीसरा, एक वेरी रोबस्ट फाइंडिंग ये है कि अगर आप टैक्स का भी मल्टीप्लायर होता है। हम्म, जब आप 1 रुपए टैक्स कलेक्ट करते हो,
आप 2 से 3 रुपए जीडीपी उससे कम होता है, बिकॉज आप उसका जब कॉस्ट बढ़ाओगे उसका प्रोडक्शन कम होगा, बिकॉज उसका रिटर्न घटेगा। व्हेन द इट्स कॉल्ड डेड वेट लॉस। एक एक बहुत माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने भी पढ़ा होगा कि एक थर्ड और फोर्थ क्लास में पढ़ाया जाता है कि टैक्स का प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रसन्ना से लेके अरिहंत को दे रहे हो, वो तो खैर हम दोनों के बीच में, मैं खुश नहीं होगा आप खुश हो गए, इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है जब प्रसन्ना से 1 रुपए आप लेते हो, मेरा प्रोडक्शन आप 2 रुपए कम करते हो, इसको डेड वेट लॉस बोलते हैं। बिकॉज आप मेरा कॉस्ट बढ़ा रहे हो, मेरा प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि मैं माई रिटर्न विल गो डाउन, आई डोंट प्रोड्यूस एज मच, मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है, सो मेरा प्रोडक्शन कम होगा बिकॉज गिवन द लिमिटेड रिसोर्सेज। सो देयर फोर ये टैक्स, अब सरकार का मॉडल क्या है, टैक्स लेके इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना। यहाँ पे मल्टीप्लायर 3 है, यहाँ पे -3 है, 2 to 3, यहाँ पे मल्टीप्लायर इज +1.5 to 2, तो जीडीपी बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। तो वही स्ट्रेट फॉरवर्ड, वही हो रहा है। तो वही हो रहा है, होना ही है। तो मतलब इसमें कोई, अगर नहीं होता तो मैं इनको फोन करता कि आपका पेपर ये क्या बोल रहा है, मतलब आप इतने बड़े रिसर्चर हो, आप हम लोगों को ये सिखा रहे हो, और हमारे यहाँ मैजिक हो गया, टैक्स से ये इंफ्रास्ट्रक्चर किया और जीडीपी ऊपर गया। इनका यही कहना है, मतलब ये इनका कहना मतलब ये नहीं कि रैंडम स्टेटमेंट दे दिया। इन्होंने पिछले 50 साल में एटलीस्ट 30-40 देशों में जिन लोगों ने स्टडी करके एटलीस्ट 100 से 150 रिसर्च पेपर समराइज करके बोला है। ऐसा नहीं कि एक दिन उठ के कोई किसी ने माइक डाल दिया और बोल दिया कि 2 to 3 है। सो दिस इज वेरी स्ट्रांग। सो फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन जनरल बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस, ये विल नॉट लीड टू हायर ग्रोथ, नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एवरी प्रोजेक्ट इज लाइक दैट। आपके लोगों को जो दर्शक है उनको समझ, आई एम नॉट सेइंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सारे प्रोजेक्ट 1.6 है, ये एवरेज है। 1.6 to 2 प्रोजेक्ट होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, देयर में बी वेरी गुड प्रोजेक्ट। मान लीजिए एक गांव और दूसरे गांव में ट्रेड ही नहीं हो रहा है, कोई रोड ही नहीं है, देयर आर टू विलेजेस, बीच में रोड ही नहीं है, वहां पे अगर आप रोड बनाओगे उसमें मैजिक होगा, मतलब जितना भी टैक्स ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अलग है। मुंबई अभी में मेट्रो बना रहे हो, हाँ, उसका तो अच्छा मैजिक होगा। मैजिक होगा। हाँ, बैंगलोर में अगर आप सॉल्व करोगे, इवन गांव में भी अगर उनका जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चे, उसको सॉल्व करोगे, उसमें बहुत फायदा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहां तक मैं समझता हूं, अप्रोच ऐसा नहीं है। लास्ट 3-4 साल में क्या हुआ है, और ये इकोनॉमिस्ट की गलती है, जो जिनका एडवाइस सरकार लेता है उनकी गलती है। वो उन्होंने कहा है सरकार से कि जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करोगे ये ग्रोथ होगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे पैसे ले रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च करो, इट्स गुड। तो रिफॉर्म की भी जरूरत नहीं है, ओनली थिंग यू नीड टू डू इज इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखिए प्री कोविड द मॉडल वाज रिफॉर्म्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ रिफॉर्म्स, आईबीसी, जीएसटी, रेरा, मतलब एवरी मंथ देयर वाज सम रिफॉर्म। सही। पोस्ट फार्म लॉ का इश्यू, आई अंडरस्टैंड दे मेड अ बोल्ड अटेम्प्ट, इनको एक शॉर्टकट इकोनॉमिस्ट ने दिया है कि ये सब झंझट नहीं चाहिए, पॉलिटिकल कॉस्ट है, कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, और उसके साथ वो लोग ये भी कहते हैं कि डिफिसिट नहीं होना चाहिए, हाँ नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। ये बात उसमें आ जाती है, टारगेट सेट कर दिया कि हाँ, 3% होना चाहिए, 4%। 4.5 पे लेके आओ, हाँ ट्रांसपेरेंट बनो। पहले वो चिदम्बरम जी मैजिक करते थे अकाउंटिंग में, हाँ अब इनको कहा गया कि आप अकाउंटिंग फ्रॉड भी मत करो, ट्रांसपेरेंट करो, और 4.5 पे रखो, खर्च करो। तो कैसे करें? टैक्स। बट वो लोगों ने ये नहीं कहा कि टैक्स इज मोस्ट एक्सपेंसिव सोर्स। तो ये क्या करना चाहिए हम डिस्कस कर सकते हैं। आपने सिर्फ डायग्नोसिस पूछा, मेरे हिसाब से 2 कारण है ग्रोथ स्लो डाउन, 3 कारण। एक आरबीआई विच इज केप्ट इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर रखा है, उसको और कम करना रेगुलेशंस चाहिए। भी रेगुलेशन सब उसमें आ गया, रेगुलेशन टाइटनिंग, स्मॉल फर्म्स आर नॉट हैविंग एक्सेस टू क्रेडिट, बहुत मुश्किल कर दिया। दूसरा है ये टैक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग मॉडल, और तीसरा लैक ऑफ रिफॉर्म्स। प्राइवेटाइजेशन नाम आपने कब सुना लास्ट टाइम? वो तो प्रोग्राम था ना 2017 के उसके बाद सुना ही आसपास। नहीं। एक थी वी विल कीप ओनली स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, अब 5 अब और वो 6। मॉडल चेंज हो चुका है। अब वो बात होती है कि देखो पहले जो मार्केट कैप था पीएसयूज का और इनका, वो इतना था और हमने अब इतना कर दिया। सो द वो तो होल मैं नैरेटिव। एग्जाम्पल दूंगा ना, मारुति जब प्राइवेटाइज किया उसका शेयर प्राइस कितना पता आपको? 200 रुपए था, 10-11 हजार है अभी।
तो प्राइवेटाइजेशन का बेनिफिट चाहिए ना। मारुति का शेयर प्राइस 200 नहीं, मैं to कह रहा हूँ कि 11,000। जो सरकार की तरफ से जो पहले प्राइवेटाइजेशन का था हाँ, वो अब खत्म हो चुका है। अब वो गिना रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन नहीं करने के कितने फायदे हैं। नहीं उनको काउंटर फैक्चुअल देखना, ये गलत है ना। जब आप रिसर्च करते हो आपको प्री पोस्ट से नहीं होगा, आपको ये कहना पड़ेगा कि अगर प्राइवेटाइज नहीं करते तो इससे कम होता। उसका एग्जाम्पल मैं हो रहा हूँ मारुति हिंदुस्तान जिंक। मारुति अगर आप सोचते हो कि मारुति अगर सरकार रहती तो कार्स विल बी एज मच एज व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग नाउ। एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन, हिंदुस्तान जिंक ले लो, मारुति कुछ भी ले लो, सब में एम्प्लॉयमेंट, उनका कंसर्न एम्प्लॉयमेंट है ना। एम्प्लॉयमेंट कितना बड़ा है। तो लैक ऑफ रिफॉर्म्स एंड दिस मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टैक्सिंग मॉडल, एंड मोर इम्पोर्टेंटली आरबीआई। मेरे हिसाब से ये 3 कारण हैं कि हम अभी 6.5 में फंसे हुए हैं। पहला हम डिस्कस करते हैं आरबीआई का क्या रोल है। जो भारत की जीडीपी का कम हुआ है ग्रोथ 5.4%, आप कह रहे हो कि उसमें बहुत बड़ा रोल आरबीआई का है, तो वो क्यों है, आप बताइए। मैं कह रहा हूँ कि आरबीआई जिम्मेदार है। इसके लिए 2 कारण। एक तो जो इंटरेस्ट रेट है इन्होंने, मेरे हिसाब से जो होना चाहिए उससे 2% ज़्यादा है। 2% मेक्स अ बिग डिफरेंस। बहुत लोगों का मार्जिन ही उतना होता है। और जो जिनको नहीं पता इंटरेस्ट रेट इतना हाई होने का क्या नुकसान होता है उनके लिए। हाँ, तो वही है ना। तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप क्या देखते हो, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, रिटर्न क्या है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अब बढ़ गया 2%, एंड वो तो स्ट्रेट बहुत लोग समझते हैं। मेरे हिसाब से दूसरा कारण उससे बहुत नहीं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, हाँ अगर वो इंटरेस्ट रेट हाई है, हाँ तो उससे कई तो प्रोजेक्ट ही वायबल अनवायबल हो जाएंगे ना। हाँ, ठीक है, हाँ, तो आपका कंप्लेंट ये है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, हाँ, exactly, राइट। हाँ। और आप आप उसको डांटते हो। और आप इंटरेस्ट रेट इतना हाई कर रखा है कि वो इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता, हाँ, प्रॉफिटेबल नहीं है। हाँ, तो कंप्लेंट दूसरा है प्राइवेट हाँ, सेक्टर के ऊपर। कंप्लेंट ये है कि आपके पास प्रॉफिट है लेकिन आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। हाँ, इन्वेस्ट में फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ ना। लास्ट ईयर प्रॉफिट है इसलिए नहीं करता। इन्वेस्ट में करता हूँ आगे 5 साल में मुझे कितना होगा प्रॉफिट, बिल्कुल। तब मैं देख रहा हूँ मेरा कॉस्ट जो है इंटरेस्ट रेट आगे के लिए कॉस्ट इतना है, तो बिगेस्ट कॉस्ट इज फाइनेंसिंग कॉस्ट, उसको आपने बढ़ा दिया आरबीआई ने, तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। ये तो बिल्कुल समझ में आ गया। हाँ, ये आ गया ना। अभी दूसरा बात थोड़ा डेंजरस है जो वो कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, तो आरबीआई हैज 2 ऑब्जेक्टिव्स। एक इन्फ्लेशन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, तीसरा ग्रोथ है। उन्होंने ग्रोथ पे 0 वेटेज दे दी। आइडियली इट शुड बी ऑल, तीनों को बैलेंस करना है। ग्रोथ पे 0 वेटेज दिया हुआ है, ग्रोथ बाढ़ में जाए, राइट। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने प्रोजेक्ट कर दिया 7, इनका प्रोजेक्शन आपको पता है इस साल उनका प्रोजेक्शन था 7.2%। अभी एक क्वार्टर कम आ गया, अभी इनको 6.5 कर दिया इमीडिएटली, राइट। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इनका इन्फ्लेशन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब है उनको 0 फेल्योर चाहिए, 0 फेल्योर। अगर आप कोई भी सिस्टम में 0 फेल्योर चाहते हैं तो आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, नो इनोवेशन। तो इसीलिए जो भी नया चीज आता है उसको बैन कर दे। सो फॉर इंस्टेंस अब फिनटेक है, क्रिप्टो बैन कर दिया, राइट। एनीथिंग मैं आपको सिंपल एक उदाहरण देता हूं। भारत में जो घर है ना, व्हेन अ स्मॉल बिजनेसमैन बोरोस, कोई छोटा बिजनेस वाला लोन लेता है ना, क्या गिरवी रखता है, उसका घर रखता है। आपको पता है कि उसका डिफॉल्ट रेट है ना ऑलमोस्ट 0। मतलब ही विल ऑलमोस्ट गिव अप हिज लाइफ। मैं मेरे एक दोस्त से बात कर रहा था, ही हैज अ एनबीएफसी, लार्ज एनबीएफसी। वो कह रहा था कि ओनली ऐसे केस जिसके फादर से बेटे को आया ऐसा घर है तो ओनली इसमें डिफॉल्ट होता है। जो आदमी खुद कमा के जिसने घर खरीदा है ना, वो जब उसको गिरवी रखता है कुछ भी करके लोन दे देगा। मतलब डिफॉल्ट रेट इसमें 2% है, 2% से भी कम है। जहां पे घर गिरवी रख के जो होम लोन नहीं, आपको समझ में आ रहा है ना, होम लोन इज अ लोन आई टेक टू बाय द हाउस, यस, राइट। ये आप बिजनेस की बात कर बिजनेस रहे के हो। लिए आई एम इन्वेस्टिंग, आई एम कीपिंग माई हाउस, आई प्लेज माई हाउस। ये बिजनेस के लिए पैसे लेने, इसमें डिफॉल्ट रेट बहुत कम है। और दूसरा एक चीज है, घर का वैल्यू है ना, ऑफिशियल वैल्यू से इंडिया में सारे जगह में ऑफिशियल वैल्यू से ज्यादा है, तो बैंक के लिए रिस्की नहीं है। मतलब एक तो ये आदमी कुछ भी करके बिजनेस लॉस हो जाए फिर भी उसको कैसे भी किसी का पांव पकड़ के कैसे भी करके वापस दे देगा। और दूसरा, अगर जब देगा नहीं देगा, तब आप जब घर उसका ले लोगे, जब उसको बेचोगे, लोन से बहुत ज्यादा वैल्यू होगा। तो इसका इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए?
फाइनेंस में एक टर्म है रिस्क फ्री रेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बोरो करता है ना, उसको रिस्क फ्री रेट बोलते हैं। आज के डेट में 6.8% है। आपको पता है क्या इंटरेस्ट रेट है? 15%। 15%? 15%। जो आदमी अपना खुद का घर गिरवी रख के लोन लेता है, उसको 15% मुश्किल से मिलता है। फिर क्यों लेगा वो? नहीं ले रहा है तो क्या करे, उसको कुछ तो करना है ना, मतलब बिजनेस करना है। तो इसका मतलब क्या है, जब ओनली फॉर दोस आइडिया जहां पे रेट ऑफ रिटर्न 15 से ऊपर है तो ये सस्टेनेबल है। मान लीजिए आपके पास एक प्रोजेक्ट है, बहुत बढ़िया आइडिया है, बट उसका रेट ऑफ रिटर्न 12-13%। नहीं लोगे आप नहीं, बिकॉज आप घर तो आप चाहते हो, ऐसा नहीं कि आप, तो 15% क्यों है, ये सवाल किसी को पूछना पड़ेगा। और आरबीआई ने ये इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स लेना पड़ेगा। मान लीजिए एक एफडीआई इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर, पेंशन फंड, वो ढूंढ रहे हैं कि कहाँ रिटर्न मिलेगा। यदि उनको रिस्क नहीं चाहिए, रिटर्न चाहिए। अब क्या है कि दे हैव टू बाई आईसीआईसीआई का शेयर लेना पड़ेगा। वो क्या करेगा, वो अगर आप वो डायरेक्टली इस पे इन्वेस्ट करें, अगर एक एसेट पूल क्रिएट कीजिए, एक घर, एक एरिया में सारे घर ऐसे ऐसे जो कोई एक बिजनेस बनाए, इसके ऊपर वो डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सके, डायरेक्टली। एक इंटरमीडियरी तो चाहिए होगा, उसका यही उनसे पैसे देके इनको देना। ये प्रॉब्लम है, ये जब रिपो रेट का प्रॉब्लम नहीं है, ये जो स्मॉल बोरोवर्स है ना, आरबीआई स्टेबिलिटी के नाम पे, रिस्क के नाम पे, अगर आप इनोवेशन, नए कंपटीशन कम करोगे। आरबीआई क्या कर रहा है कि कंपटीशन बैंकिंग में कम करवा रहा है, और गवर्नमेंट भी मर्ज कर करके बड़े बड़े बैंक बना रहे हैं। अनलेस यू ब्रिंग इन न्यू प्लेयर्स, अनलेस योर थोड़ा डिफॉल्ट होगा। जब एक छोटा मोटा फिनटेक आएगा, एनबीएफसी आएगा, दो चार डिफॉल्ट बंद हो जाएंगे। मतलब ये तो रिस्क लेना पड़ेगा आपको। और ये आप जरूरी भी है, क्योंकि जो बड़े बैंक हैं जो 10-10 हजार करोड़ देते हैं लोन, 1000 करोड़ों में बात करते हैं, वो किसी स्वनिधि वाले जो उसको नहीं देंगे। स्ट्रीट वेंडर्स हैं उसको 10,000 20,000 का नहीं देंगे। वो वायबल नहीं है उनके लिए, उनका कलेक्शन एक्सपेंसिव उसका ज्यादा होगा। एग्जैक्टली। तो स्मॉल, आपको आरबीआई का पॉलिसी उल्टा तरफ जा रहा है, बिकॉज उनको स्टेबिलिटी चाहिए ना। वो छोटे छोटे एनबीएफसी को बैन कर रहे हैं। और उससे उसका स्पिल ओवर इम्पैक्ट जो आएगा कि छोटे लोगों को लोन मिलना ही बंद हो जाएगा। मिलना बंद हो जाएगा, जो मिल रहा है वो कंपटीशन कम हो गया, एक्सपेंसिव हो जाएगा, इनोवेशन नहीं होगा, स्टेबिलिटी मिलेगी आपको। स्टेबिलिटी क्या है, अगर कुछ नहीं करोगे तो स्टेबिलिटी है। इट्स वेरी स्ट्रेंज कि हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में एक्सेस टू क्रेडिट है। हाँ। और ये और भी मुश्किल कर रहे हैं उसको। हाँ, तो वो आप किसी से भी पूछिए अरिहंत जी, किसी से, कोई स्मॉल बिजनेस से पूछिए, जितना भी वो सरकार के फेवर में हो, आरबीआई के फेवर में, आप ये सवाल पूछिए, आपको लोन मिलना आसान हुआ है या मुश्किल हुआ है? आपको 8 आउट ऑफ 10 मुश्किल मिलेगा। और इंटरेस्ट रेट कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? ज्यादा हुआ है। दिस इज आर्टिफिशियली क्रिएटेड प्रॉब्लम। तो इसमें दो प्रॉब्लम तो आ गई, एक तो ये जो नई चीज आती है उसको बैन कर रहे हैं, एक्सेस टू क्रेडिट, ये सारी प्रॉब्लम है। कंपटीशन कम हो रहा है। पहला है कि इंटरेस्ट रेट इतने हाई हैं कि कोई लोग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहता, बिकॉज इट इज नॉट वायबल। करेक्ट। दो प्रॉब्लम हो गई। हाँ, ये आरबीआई का साइड। ठीक है। नाउ आरबीआई का हो गया, साइड में रखिए। ठीक है। नाउ गवर्नमेंट्स प्रॉब्लम, गवर्नमेंट का मॉडल, जो हम बात कर रहे थे 2019 के बाद का मॉडल, ये मॉडल ये है कि डिफिसिट कम रखना है, डिफिसिट नहीं करना है, बट इन्वेस्टमेंट करना है, सोशल सेक्टर स्पेंडिंग भी करना है, आयुष्मान भारत वो सब, मतलब जितना हो सके। आप कहते हैं कि डिफेंस स्पेंडिंग नहीं हो रहा है, तो हो रहा है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, तो वो सब भी करना है। और सब कुछ करना है, राइट। फिर उसका एक ही सोर्स है कि टैक्स, कोई और सोर्स नहीं है। तो इनका मॉडल है टैक्स ज़्यादा लेके, टैक्स टू जीडीपी उसको ऊपर लेके इसके ऊपर करो। इनको ये कहा गया है कि एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ मल्टीप्लायर ऑफ 4, 5, 6, जो भी कुछ भी आ जाए, वो तो कहीं दिख नहीं रहा है। हाँ, तो टैक्स बढ़ाओ। टैक्स ऐसे ही नहीं बढ़ता, रेट ज़्यादा करने से टैक्स नहीं लेता, उसको कलेक्शन भी करना पड़ेगा। हाँ, तो ये टारगेट, मतलब मेन प्रॉब्लम है, एक तो आपने ये सेट कर दिया कि मैं 11 लाख करोड़ किया है। हाँ, वो टारगेट बना दिया। हाँ, कि 11 लाख करोड़ खर्च करना, 38 लाख करोड़ कहीं से भी लेके आओ। ठीक है। और वो कहाँ से लेके आएंगे, उसमें फिर प्रोसीजर आ जाता है। प्रोसीजर आ जाएगा, वो पकड़ना पड़ेगा, साम दाम दंड भेद लगाओ। हाँ, पनिश करो, डराओ लोगों को, टैक्स लेके आओ। टैक्स टेररिज्म वाला जो और उसके आजकल एक और वेपन आ चुका है, साम दान भेद दंड डेटा। क्योंकि अब टैक्स ऑफिसर के पास सब डेटा है आपके बारे में।
राइट? तो अब इसमें क्या हुआ कि बिकॉज यू हैव सेट अ हाई टारगेट, आपको 38 लाख लेके आना है, तो टैक्स ऑफिसर कहाँ से, आप ये नहीं कह सकते कि प्यार से लेके आओ। एक बार आपने उससे बोल दिया कितने लेके आओ, उसको आप छूट देना पड़ेगा। तो वो उनके पास जो भी सामदान भेद दंड है वो अपनाएंगे, वो अपना रहे हैं। आप वो हर प्रोडक्ट के ऊपर जा रहे हैं, देख रहे हैं कि इसमें शुगर कितना है, इसमें सॉल्ट कितना है, इसमें आपका जो ये जो सीट है इसमें मुझे इतना कंफर्ट मिल रहा है, तो इसको ज़्यादा रेट होना चाहिए, वो सीट में कम कंफर्ट मिलेगा, वो सब करेंगे तो ये बिकॉज उनको। सारा वहीं से जो हम सिम्टम्स देख रहे हैं हाँ, कि पॉपकॉर्न पे 5% नॉर्मल पॉपकॉर्न पे 5% जीएसटी, कैरामल पे 12%, सॉल्ट बटर पे 18%, और सिनेमा हॉल में खा रहे हो तो 28%। तो मतलब ये उसका इसका जड़ यही है। उसका सिम्टम ये है कि टारगेट सेट करना, कितना इकट्ठा करना है, और फिर उसके कोई भी प्रोसीजर और लगाओ। टारगेट ऊपर इसलिए है कि उनको बोला गया है कि आपको इतना खर्च करना पड़ेगा। हम्म ये कहा गया है कि कि यहाँ से ये उठाओ, लोगों को टैक्स करके उठाओ, हाँ, टैक्स और करके इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर में करो। डालो, ग्रोथ हो जाएगा। हाँ। पहले ये था कि रिफॉर्म करो, पहले तो आईबीसी बनाओ। आईबीसी मुश्किल है, आईबीसी में प्रॉब्लम है कि जो डिफॉल्ट करेगा उसका कंपनी से उसको निकाल दिया जाएगा, वो रोएगा, प्रॉब्लम होगा उसमें। जीएसटी पहले जो इम्प्लीमेंट किया था, दैट इज अ गुड आइडिया, आई स्टिल थिंक जो आइडिया बुरा नहीं है जीएसटी का। तो वो सब प्रॉब्लम है, रेरा में रियल एस्टेट वालों को प्रॉब्लम बट हो जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू हुआ कि 2019-20 के बाद ये जो रिफॉर्म्स का एरा था, हाँ। 2014 से 2019 वाला, वो बंद करके अब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला इंफ्रास्ट्रक्चर और ये टैक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बीच में ये डिफिसिट आ गया। डेफिसिट तो रोक दिया, हाँ, डिफिसिट रोक दिया, और बल्कि कम ही कर रहे हैं। हाँ वो कम कर तो रहे हैं। बोरोइंग नहीं हो रहा है, Borrowing तो नहीं हो कहाँ रहा से पैसा आएगा? टैक्स। वो आ रहा है टैक्स से। हाँ। और अब टैक्स का क्या है, एक तो टैक्स टेररिज्म बढ़ गया, हाँ। एक जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ गई बिकॉज ऑफ ऑल वो दीज बढ़ना ही रेट्स। है, आप जो भी बोले। हाँ। एक बार आपने मुझे टारगेट दे दिया, आप बोलिए आप मेरा बॉस हो, हाँ। आप मिनिस्टर हो, मैं टैक्स कलेक्टर हूँ, आपने मुझे टारगेट दिया कि 40 लाख करोड़ लेके आओ, हाँ। 48 लाख, उसके बाद आप ये नहीं कह सकते प्यार से लेके आना। बिल्कुल। मतलब वो चाणक्य काम बोलते हैं ना, हाँ। जैसे यू प्लक द फ्रूट इन सच अ मैनर दैट वो उसके ट्री पे कोई फर्क ना पड़े। हाँ। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल वो तो कम। अगर एक बार टारगेट दे दिया तो फिर मैं आपसे बोलूंगा मैं कैसे लेके आऊं। डन, तो ठीक है। आप तो सॉल्यूशन, प्रॉब्लम टारगेट में है, प्रॉब्लम आप ऐसे उसको। तो इसका नुकसान, एक तो ये नुकसान क्या है अब इसका जो आप कह रहे हो, इकोनॉमी पे नुकसान क्या होता है उसमें? जैसे जैसे मैंने कहा, अगर आप टैक्स, मान लो जीएसटी वाला जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो इट हैज बिकम कंप्लीटली इनसेन। एक तो बट वो कॉम्प्लेक्सिटी आपने समझाया क्यों हो रहा है, बट अब मान लीजिए कई टैक्स का स्ट्रक्चर जो है रिफॉर्म होना चाहिए था जीएसटी में, जो हम कह रहे थे कि 3 रेट होंगे, 2 रेट होंगे, इस तरफ बढ़ेगी चीजें, अब वो रिफॉर्म बंद हो गए। अब ये इतने सारे तो स्लैब हो गए हैं, हाँ। इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, तो इसका नुकसान क्या होता है इकोनॉमिक ग्रोथ पे? हम उसकी बात कर रहे हैं, क्यों हो रहा है ये काम? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हाँ। एक इनका पहले दे वर ट्राइंग हार्ड फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खत्म हो जाएगा। बिकॉज अगर मेरा टाइम एज अ स्मॉल फर्म, इफ आई हैव टू कम टू यू एंड एक्सप्लेन कि मेरा ये इसमें शुगर इतना है, किसी और में ज्यादा है, किसी में कम है, मेरा टाइम अगर इसी में जाएगा एक तो तो मैं ये हो काम गया, कहाँ करूंगा? एक तो ये हो गया, इसी स्मॉल बिजनेस में जो एंटरप्रेन्योर होता है वही काम करता है, ठीक है। उसका ही इज ऑल्सो लेबर। अगर मान लीजिए महीने में 2 बार उसको नोटिस आ जाए कि तुम्हारा ये ठीक नहीं है, वो इंटरप्रिटेशन, बिकॉज मैं 38-40 लाख ऐसे ही कलेक्ट कर पाऊंगा कि मुझे देखना है कि आपकी इसका स्क्वायर फीट कितना है, 1 इंच ज़्यादा है, वो तो फिर आपको मैं बुलाऊंगा, नोटिस दूंगा, तो उतना टाइम प्रोडक्शन हो गया ना आपका खत्म। आप कैसे करोगे? और एक तो पैसे की बात। तीसरा बहुत डेंजरस ये है कि दिस कैन बी वेपनाइज्ड फॉर ब्राइब, बिल्कुल क्योंकि डेटा है ना आपके पास। सी पहले जो मैं टैक्स पेयर हूँ, आप ऑफिसर हो, पहले मेरे पास आपका कुंडली नहीं था, आप बाहर क्या कर रहे हो वो पता नहीं था। अभी मेरे पास कुंडली है आपकी, आई डोंट नो आपका और क्या बिजनेस है, बैंक में कितना पड़ा हुआ है। आप कैसे मान लोगे कि मैं सारा सरकार के लिए करूंगा? मैं आपको ये भी कर सकता हूँ ना कि मेरे पास अब डेटा है, टैक्स अमाउंट है 25 लाख रुपए, मुझे दे दो 15 लाख रुपए, सेटल कर देंगे, वो भी हो सकता है। बिल्कुल। तो मोर एंड मोर आप प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेट करोगे, इसका स्कोप आप बढ़ाओगे, घटाओगे नहीं। और आपने जो तीसरा बोला था, एक तो प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है बिकॉज ऑफ ये इतना सारे प्रोसीजर की वजह से, दूसरा ब्राइब का कल्चर, करप्ट सिस्टम बन रहा है, तीसरा जो प्रोडक्टिविटी आपने वो पेपर का रेफरेंस दिया था, हाँ, तो कि अगर आप 1 रुपया हाँ, टैक्स बढ़ाते हो, हाँ। वो मुझे थोड़ा बताइए कि कैसे वर्कआउट करता है वो। सी जब मान लीजिए आपका एक प्रोडक्शन कॉस्ट है, अब एनी प्रोडक्शन, कैसे प्रोडक्शन होता है? मार्जिनल कॉस्ट
मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? एडिशनल एक यूनिट, मान लीजिए आप चॉकलेट प्रोड्यूस करते हो, एक और चॉकलेट प्रोड्यूस करने के लिए कितना खर्चा लगेगा? दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। एक और चॉकलेट से कितना पैसा आएगा, वो मार्जिनल रेवेन्यू। जो पैसा आएगा अगर वो जितना कॉस्ट है उससे ज्यादा है तो आप करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। ये सिंपल लॉजिक है। सो एवरी यूनिट आप ऐसे करते हो, मतलब जहां पे वो इक्वल हो जाता है वहां पे स्टॉप कर दोगे, जहां पे आपका मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा है वहां पे स्टॉप करोगे, बिल्कुल। क्योंकि फायदा नहीं है। डिफरेंस, आपका प्रॉफिट क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट का डिफरेंस। अब ये टैक्स क्या करता है? मार्जिनल कॉस्ट बढ़ा देता है। तो ये इक्वलाइज, जहां पे आप पहले जो, मान लीजिए आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, आप पूछ रहे हो 110 करना है कि नहीं। मान लीजिए नेक्स्ट 10 यूनिट्स का मार्जिनल कॉस्ट है 11 रुपया, आपका मार्जिनल रेवेन्यू है 12 रुपया। ये आप कर रहे थे 110, अभी 1 रुपए का मैंने टैक्स डाल दिया, 1 रुपए 5 पैसे, जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट। अब आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या हुआ? 12.5। मार्जिनल रेवेन्यू, कस्टमर आपको ज्यादा पैसा नहीं देगा, उसका तो डिमांड जो भी है वो है, उसका भी प्रॉफिट देखना है। डिमांड कम हो जाएगा। डिमांड कम हो जाएगा, नहीं आप प्रोड्यूस ही नहीं कर पाओगे। मतलब 12, वो 10 का जो प्रोडक्शन है ना, वो टोटल लॉस। So it's a tax on productivity. टैक्स ऑन प्रोडक्टिविटी, हर टैक्स, एवरी, दिस इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन ऑफ टैक्स। हाँ, एवरी टैक्स इज डिस्टॉर्शनरी, एनी टैक्स इज डिस्टॉर्शनरी। दैट इज वाई जब आप 1 रुपए टैक्स लेते हो, अगर आपका रिटर्न 1 रुपए है, देन इकोनॉमी इज लूजिंग। हाँ, ये नहीं कह रहा कि कोई गरीब अगर उसको खाना नहीं है तो आप टैक्स लेके मत दो, इट्स ओके, ऐसे लॉस होने दो। बट अगर आपको ये समझना पड़ेगा, जब आप 1 रुपए इकोनॉमी से ले रहे हो, आप यू आर कॉस्टिंग द इकोनॉमी 1 रुपी 25 पैसा। ये जो 25 पैसा लॉस होगा ना, ये प्रोडक्शन लॉस हो रहा है। बिल्कुल। तो अब उसी में डालना पड़ेगा जब रिटर्न इतना ज्यादा है। तो वो एस्टिमेट है इनका एस्टिमेट ये है कि टैक्स मल्टीप्लायर इज 2 to 3। इसका मतलब है एक व्हेन यू टेक अवे 1 रुपी टैक्स, प्रोडक्शन डजंट डिक्लाइन बाय 1 रुपी, प्रोडक्शन फॉल्स बाय एटलीस्ट 2 रुपीज। तो ये जीएसटी का साइड इफेक्ट ये भी हो रहा है। जीएसटी नहीं, एनी टैक्स अभी ज्यादा। बट हमारे में तो ज्यादा वो जीएसटी वाला ही है ना। हाँ, जीएसटी इज डायरेक्ट इम्प्लीकेशन, हाँ, बिकॉज प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो। बिल्कुल। तो अगर आप इस रेट नहीं है ये, सी कल को ये लोग रेट कम करे फिर टॉर्चर बढ़ाए, दैट इज इवन वर्स। प्रॉब्लम है टारगेट का। इसका प्रिसाइज डायग्नोसिस है टारगेट। जब तक आपका टारगेट उतना ही रहेगा, जब तक आपके पास ये इकोनॉमिस्ट है जो जीएसटी कलेक्शन को सेलिब्रेट करते रहेंगे, सेम जीडीपी पे ज्यादा जीएसटी को, आपको पता है कि बहुत बहुत लोग उसको शेयर करते हैं, जब तक वो होगा ये चलता रहेगा। मैंने सुना है कि अभी बोला है कि ये सब फिगर मत छापा करो कि इस बार 2 लाख करोड़ हो गया, इस बार इतना लाख करोड़ हो गया इस महीने। हाँ, तो अब जब वो 2 थोड़ा लाख सा शायद बोला है इन लोगों को कि ये पता सेलिब्रेट मत किया करो इसको। आपका तो कनेक्शन बहुत डीप है, मेरा तो नहीं है। आपसे तो ज्यादा डीप तो नहीं हो सकता। तो मुझे वो सब पता नहीं, बट ये प्रॉब्लम है। सो दिस इज ये सेकेंड प्रॉब्लम विच इज टैक्स बढ़ा के इंफ्रास्ट्रक्चर पे डालना, दैट्स द सेकेंड प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम, रिफॉर्म बंद हो चुके हैं। देयर इज सो मेनी रिफॉर्म्स, अगर मैं काउंट करूं तो नंबर 1 जो मेरे इसमें आता है कि एक्सेस टू क्रेडिट। एक्सेस टू क्रेडिट, हमारा अप्रोच देखिए, एक्सेस टू क्रेडिट क्या अप्रोच है? अप्रोच ये है कि गवर्नमेंट गारंटी दे दो। स्मॉल फर्म्स, उनको बहुत स्कीम है, सीजीटी एमएससी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब छोड़िए, सीजीटी एमएससी रहने दीजिए, सिंपल है। बैंक से बोला जाता है कि तुम पैसे दो और सरकार गारंटी देगा कि अगर लॉस हो गया, डिफॉल्ट हो गया तो हम पैसा देंगे। हाँ, वही है ECLGS। हाँ, ECLGS क्या है? इमरजेंसी क्रेडिट, जो भी है, हाँ, क्रेडिट गारंटी स्कीम, क्रेडिट लॉस कुछ तो होगा, ECLGS। वो भी कोविड पे टाइम आया था। सो सरकार सोच रही है कि ये गारंटी से हम लोग ये कर देंगे, एक्सेस टू क्रेडिट बढ़ेगा। बट उसका साइड इफेक्ट उन्होंने सोचा नहीं। साइड इफेक्ट ये है कि बैंक को ये बहुत अच्छा हो गया, किसी को भी लोन दो, डिफॉल्ट हो गया तो सरकार है। अल्टीमेटली बैंक का रोल ये है कि दे हैव टू एफिशिएंट क्रेडिट एलोकेशन। जो पैसे को अच्छे तरह से यूज करेगा उसको पैसा मिलना चाहिए, दैट इज हाउ ग्रोथ हैपेंस। बट आपको पता है कि गारंटी है, डिफॉल्ट होगा तो क्या प्रॉब्लम है, गारंटी तो है।
सरकार तो अच्छे करने के लिए लेके आई थी, लेकिन यहाँ पे हाँ, तो वो किसी को भी दे रहा है। हाँ, अब एट सम पॉइंट somebody has to ask this question. ये मुद्रा और दैट इज नॉट द वे. स्टार्टिंग इज गुड, हम्म, बट ये गवर्नमेंट प्रमोटेड क्रेडिट, देन द बीच में बैंकर है. सी, मान लो कि सरकार में जो बैठे हैं उनका इरादा बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन वो नहीं दे रहा है ना, बैंक वाला दे रहा है. तो वो किसको पता किसको दे रहा है. और उसका तीसरा साइड इफेक्ट ये है कि जब वो ऐसे किसी को दे देगा, फिर डिफॉल्ट शुरू होगा. अगर डिफॉल्ट शुरू हो गया तो क्या करोगे. सरकार ने गारंटी दिया हुआ है, सरकार ने गारंटी दिया हुआ है, क्योंकि नहीं तो देन इट विल हिट द बजट. इसलिए वो बोलेंगे कि फिर से एक और लोन दो, कैसे भी करके डिफॉल्ट रोको, तो दूसरा लोन देगा उसको. वो लोन क्या करेगा, वो प्रीवियस लोन रीपे करने के लिए. ये तो कहीं ना कहीं वही फोन बैंकिंग वाला ही स्कैम हो गया. फोन बैंकिंग, डायरेक्ट वो फोन करप्ट बैंकिंग था, नहीं, ये थोड़ा ये तो इनोसेंट है. हाँ, तो वो तो फ्यू पीपल. फोन बैंकिंग में ये हो रहा था कि वो तो टोटली करप्ट था, बट आई एम सेइंग द कॉन्सिक्वेंस हाँ, तो वही है ना. हाँ, गारंटी का यही हुआ कॉन्सिक्वेंस. मतलब मुझे दुख किस बात का है, ये नया नहीं है अरिहंत जी. बहुत सारे विश्व में, जापान में यही हुआ, यूएस में यही हुआ, सारे जगह ये गारंटी का रिजल्ट यही है, सबको पता है. फिर भी मुझे दुख इस बात का है कि ये हम लोग ये क्यों समझते हैं कि हमारे यहाँ कोई और अलग होगा. रिफॉर्म्स चाहिए. रिफॉर्म्स ये है कि हमें एक्सेस टू क्रेडिट के लिए क्या प्रॉब्लम है, इंफॉर्मेशन चाहिए, कंपटीशन चाहिए बैंकिंग में, नए लेंडर्स आने चाहिए. ये स्टेबिलिटी को थोड़ा हमको मतलब रिस्क लेना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि कोई, यू कैन नॉट हैव अ सिस्टम वेयर नोबडी फेल्स. ठीक है, तो हमने मतलब बहुत मोटा मोटा हमने डिस्कस कर लिया कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और कौन कौन जो लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं. तो उसमें आरबीआई का भी रोल आ गया, सरकार का भी रोल आ गया, और सरकार के अंदर जो ये सारी प्रोसेस है इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करना बाय रेजिंग टैक्सेस एंड डेफिसिट को कम करके, तो ये तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो लोग हैं जो उनको एडवाइस कर रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो हमने पहले भी बात किया है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, इनकी वजह से हम ये 6-7% और उसमें लटके रहेंगे और ग्रेजुअली कमी होगा. क्योंकि आप वो एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ. हाँ. और मैं आप देख लीजिए कहीं पे भी ये डिस्कस ही नहीं होता. डिप्रिसिएशन विथ टाइम वो बढ़ रहा है. 13% हो चुका है, वो 15% होगा, 16% डेप्रिसिएशन इज बेसिकली जो खर्चा आता है हमारा, जो हमारे एसेट्स क्रिएट हो गए हैं, हाँ, उनको मेंटेन करने के लिए. अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन गया, ये हमारा एक एक्सप्रेसवे हो गया, एक एसेट बन गया. हाँ. अब इसको मेंटेन करने के लिए जो खर्चा आएगा वो नई इन्वेस्टमेंट में काउंट नहीं होता, ग्रॉस में होता है, नेट में नहीं, नेट में नहीं होता. उससे ग्रोथ नहीं आता. उसमें जो लास्ट ईयर हुआ है वही होगा. ठीक है, राइट. तो लोग इसको हमें याद रखना पड़ेगा. अभी हमारे पास ये छोटा विंडो है, वह डिप्रिसिएशन कम है. एक बार कैपिटल स्टॉक बहुत बढ़ गया ना, तो डिप्रिसिएशन ही 20% 25% हो गया, तो अब इन्वेस्टमेंट इतना और करना पड़ेगा. राइट. तो अगर हम वो नहीं करते तो यही नॉट 6-7 नहीं, कम भी हो जाएगा. अगर वो डिप्रिसिएशन बढ़ता जाएगा ना, अभी तो रेंज है 6-7, वो 5-6 भी हो सकता है. वो मेरा डर है. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस पे, क्योंकि आपने आरबीआई का भी रोल बता दिया. अभी आरबीआई में भी और हम कॉन्क्रीट बताएंगे, कॉन्क्रीट गलत भी हो सकता है. बिल्कुल. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ कि वही सही है. अगर मतलब एक एडवाइस है, गलत भी हो सकता है, इसमें रिस्क भी है. आरबीआई का हम, क्योंकि अब नया गवर्नर है, उनका अलग चलता रहता है. वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो सरकार जो चाहती है उसी वेव लेंथ पे वो कब मोस्टली काम करते हैं, एटलीस्ट जब से ये सरकारी गवर्नर बनने लगे हैं. नहीं, इन्होंने सरकार के खिलाफ, मतलब खिलाफ इज नॉट द राइट वर्ड. पहले जो लोगों ने किया, जिनको आप सरकार दुश्मन मानती थी, उन लोगों ने बहुत मदद किया है. और लास्ट 5 ईयर में जो भी हुआ है वो सरकार के खिलाफ गया है. सरकार के खिलाफ तो मतलब, गया है, बट क्या सरकार जो कर रही है वो तो खुद के खिलाफ कर रही है. वो तो आपका ये कहना कि वो जो अपॉइंटेड है वो जो वो चाहते हैं वही करते हैं, वो मैं नहीं मानता. इंटरेस्टेड इतना हाई करके, चलो मैं मानता हूँ, बट ठीक है. तो अभी उनका हम हटा देते हैं, बिकॉज वी डोंट नो कि वो जो गवर्नर आए हैं वो क्या करेंगे क्या नहीं. बट लेट्स स्टार्ट कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए. ये जो मॉडल हमने डिस्कस किया है कि ये जो प्रॉब्लमेटिक मॉडल है इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करना विद टैक्सेस, तो आप मान लीजिए 1 फरवरी को आप नया बजट आने वाला है,
आपसे फाइनेंस मिनिस्टर पूछें कि भाई क्या करना चाहिए, अब हमारी ये मुझसे नहीं पूछते लेकिन फिर हाँ, भी तभी तो पूछना चाहिए क्या करना चाहिए, कुछ कंक्रीट वेरी स्टेप्स कॉन्क्रीट, बताइए। लेट मी वेरी स्पेसिफिक। हम्म। अगर मेरा सजेशन ये होगा कि आपका जो बजट का साइज है उसी को घटाओ। अभी जो मेरा मेरा मानना है, अगर इस बार बजट का साइज होगा क्या बोलते हैं, 52 लाख 52 करोड़, लाख करोड़। 52 लाख करोड़, 52, लास्ट ईयर 48 था, 10-12% मान लीजिए, 52 टू 53 हो सकता है, उसको 50 करो। इसका मतलब ये है कि 3 लाख करोड़ टैक्स कम कलेक्ट करो, 3 लाख करोड़ एक्सपेंडिचर कम करो। हम्म। स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्क्रीट नंबर। अब ये कहाँ कहाँ से कम कर हाँ, सकते हैं? सो 3 लाख करोड़ में मेरा मानना है, विचार दे एरियाज हमने कहा कि सेविंग्स इज द मेन रीजन। सेविंग्स चाहिए हमें, आइदर डोमेस्टिक या फॉरेन। सेविंग्स चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, नहीं तो नहीं आएगा। तो आपने जो कैपिटल गेन्स पे, सिर्फ इसमें इनकन्सिस्टेंसी देखिए। पहले जब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आया था, इन्होंने जब चिदम्बरम जी लेके आए थे, उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटाया था। तब लॉजिक ये था कि इसका ये सब्स्टिट्यूट है, फिर वो भी आ गया, ये भी आ गया। मतलब सरकार शुड नॉट लूज क्रेडिबिलिटी। जब लाते हो आप, ये कोई और सरकार हो सकती है, बट फॉर द इन्वेस्टर इट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम्म। तो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी ऑल दोज टैक्सेस दैट हिंडर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, उनको हटाओ या कम करो। ऑल काइंड्स ऑफ, एनी काइंड्स ऑफ टैक्स। आई नो लोग बोलेंगे कि यूएस में भी है, ये बहुत चीप है। यूएस में भी है, यूके में, उनका सिचुएशन अलग है। दे आर, वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते, मतलब अगर चाहिए तो भी नहीं कर सकते। हमें, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम फिर से 40% पे जा सकते हैं। टारगेट ये होना चाहिए कि सरकार का इन्वेस्टमेंट नहीं, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन 40% तक जाए। हम्म। उसके लिए टैक्स कम कीजिए, और जो भी टैक्सेस है विच आर हिंडर, वो फर्स्ट। सेकेंड इज जीएसटी एंड पर्सनल टैक्सेस ऑल्सो टू सम एक्सटेंट। और ये नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं होता तो वो जो नया जो टैक्स सिस्टम आया ना, जिसमें एटीसी, वो सब, हाउस, मतलब कैसे बोला जाए, मतलब जहाँ पे हमें सेविंग्स चाहिए, हमने जो भी इंसेंटिव था सेविंग्स के लिए, घर के लिए, वो सब खत्म कर दिया हम्म। सिंप्लीफिकेशन के नाम पे। क्यों चाहिए मतलब सिंप्लीफिकेशन वहां पे चाहिए जीएसटी में, हम्म। वहां पे नोटिस के ऊपर नोटिस आ रहा है। यहाँ पे क्या है कि एटीसी ऐड करने से क्या जाएगा आपका? एटीसी में क्या था उतना कॉम्प्लिकेशन? एक इंश्योरेंस लेना है और या म्यूचुअल फंड लेना है, एफडी करना है। तो मैं होता तो मैं वापस लाता उसको। बल्कि अब तो बढ़ाना देना चाहिए, क्योंकि हाँ, पहले अभी 1.5 लाख है ना शायद। 1.5 लाख है, लेकिन दूसरा सिस्टम है ना। अभी हाँ। क्या हो रहा है, वो तो है, बट दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ पैरेलल सिस्टम जिसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं है। हाँ, वो खैर ज्यादा लोग यूज नहीं करते, उसकी नहीं एक नहीं अच्छी नहीं, चीज। कर रहे हैं अभी। हाँ। सरकार का सोच ये है कि फाइनली उसी पे अभी डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म जो आएगा, मेरा मानना ये है कि वही मेन स्ट्रीम होगा, ये सब चला जाएगा। हाँ, वो तो है, उनका तो प्लान वही यू है। विल हैव अ सिस्टम वेयर यू विल हैव नो डिडक्शन, नो एग्जाम्पशन, सिंपल सिस्टम, मानता हूं। लेकिन हमारी अभी नीड है सेविंग्स। वी नीड, होम इज अ बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन मैंने कहा ना, उसमें वेरी बिग पार्ट इज हाउसिंग। और बहुत लोग उसमें इन्वेस्टमेंट इसलिए भी करते हैं क्योंकि वहां पे टैक्स बचता हाँ, है। एंड इट्स पॉलिटिकली प्रॉफिटेबल ऑल्सो। हाँ। आई वुड से इवन पॉलिटिकली इट इज प्रॉफिटेबल। तो जो जो 3 लाख करोड़ मैं कह रहा हूं, तो सेव टैक्सेस ऑन कैपिटल गेन्स, सेविंग्स वापस लेके आइए, एटीसी और हाउसिंग एंड ऑल ऑफ दैट, एंड जीएसटी ड्रामेटिक, एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम। दो सरचार्ज जो लगाया था, सरचार्ज क्यों लगाया था जीएसटी में? कि स्टेट्स को गारंटी दिया हुआ था, अभी वो खत्म हो गया। अब क्यों सरचार्ज चाहिए? देयर इज अ सरचार्ज, रिमूव दैट सरचार्ज। हम्म। वी कैन स्टार्ट बाय रिमूविंग दैट सरचार्ज, एंड देन 5 से 1, आई अंडरस्टैंड 5 से 1 साल में नहीं हो सकता, बट 5 से 3 पर तो आए। और ये सब अभी जितना हमने कॉम्प्लेक्सिटी, और ये एक एटीट्यूड होना चाहिए कि कुछ इवेशन होगा। एवरी इवेशन जो आपको, मतलब जब ये ऑफिसर्स फील्ड में जाएंगे, उनको पता चलेगा कि ऐसे ऐसे इवेशन हो रहा है। हाँ, तो ठीक है, होने तो दो। होने दो, यू रहने दो। कांट स्टॉप इट यू कैन स्टॉप 100% एवरीथिंग। ना। मतलब लोग सिगरेट पी रहे हैं, लोग ड्रग्स ले रहे हैं, क्या करें? हम्म। मतलब सोसाइटी परफेक्ट तो नहीं हो सकती। क्राइम, मतलब पुलिस है, इसका मतलब ये नहीं कि एवरी क्राइम इज यू कैन स्टॉप।
You cannot stop, right? Some of them will go on. नहीं, उसका प्रॉब्लम ये है कि उसको स्टॉप करने के चक्कर में वो 25 चीजें हाँ, और प्रॉब्लमेटिक कर हाँ, देते हैं. वो समझ में नहीं. तो आपको आई अंडरस्टैंड समथिंग विच इज कॉसिंग, एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए कि हम अमेंड तभी करेंगे जब रेवेन्यू लॉस इज मोर देन 5%. हम्म, अगर किसी चीज से बिकॉज ऑफ दैट ऑफिसर को जस्टिफाई करना पड़ेगा, ये शुगर के वजह से 5% जीएसटी कम हो रहा है, अगर उससे कम है तो हम उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे. ये इनके लेवल का है ही नहीं. बात अगर 5 या 10% जीएसटी लॉस हो रहा है तब कीजिए, देन आई अंडरस्टैंड. मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कभी मत कीजिए, मतलब सब लोग इवेट करने लगे तो कुछ तो करना पड़ेगा, बट कुछ तो मेटीरियलिटी थ्रेशोल्ड रखो ना. बिल्कुल. मग कल जो किया 3-4, उससे कितना जीएसटी एक्स्ट्रा है? पॉपकॉर्न वाला. नहीं, पॉपकॉर्न नहीं, 4-5 जो पॉपकॉर्न है वो छोड़िए, यूज्ड व्हीकल से 12 से 18 कुछ कर दिया, हाँ, यूज्ड व्हीकल अगर आप खरीद हाँ, रहे हो. उसको बढ़ाया. तो मतलब क्या बेनिफिट है, क्या कॉस्ट है इसमें, आपको ये सोचना पड़ेगा. तो अगर मेरा कॉन्क्रीट एडवाइस ये है कि 3 लाख करोड़ टैक्स कम करो, गेट इट फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स, गेट इट फ्रॉम सेविंग्स पे एग्जेम्पशन दे दीजिए, और जीएसटी में टारगेट कम करिए. टारगेट कम करिए. 1 लाख सरचार्ज हटाइए, टारगेट कम करिए, 5 से 4 तक तो लाने की कोशिश कीजिए. हर साल कोशिश कर लो, अगर कोशिश कर देख लो. लो उसे धीरे धीरे कम करने हाँ, की धीरे कोशिश धीरे करके देखो, कुछ हाँ, कम होता है आपका या नहीं होता है रेवेन्यू, क्या पता बढ़ भी जाए. हाँ, बढ़ भी जाए. नया वाला मत लेके, नया कॉम्प्लिकेशन लेने के लिए थ्रेशोल्ड रखिए. नया कॉम्प्लिकेशन तभी करेंगे जब 5% से ज्यादा लॉस हो. बट इसमें मेन जो आपका सजेशन है कि ये टारगेट कम करना पड़ेगा, टारगेट क्योंकि उससे ही सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक हो रही है. बट टारगेट का जड़ स्पेंडिंग है. हाँ, तो उसका अब स्पेंडिंग पे हम राइट साइड जाएंगे. में अभी उसका बैलेंस शीट का दूसरा तरफ है. हाँ, स्पेंडिंग, अगर आपका रेवेन्यू 50 तो स्पेंडिंग भी 50, आप 53 नहीं कर पाओगे, वो 3 लाख कम करना पड़ेगा. वो कहाँ कर सकते वो हैं? मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली मैं सोचता हूँ कि 50,000 करोड़ एक सरकारी खर्चा कम कर सकते हैं, बट वो प्रॉब्लम है, एक्सेस स्टाफिंग एंड ऑल दैट, वो छोड़िए. तो ओनली ऑप्शन आई सी प्रैक्टिकली इज कैपेक्स. मेरे हिसाब से अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो इस साल कैपेक्स लास्ट ईयर था 11,11,111 रुपए. मे बी दिस ईयर इट विल बी 22,212 रुपए, ऐसा कुछ प्लान हो सकता है. आई थिंक 13 लाख तक हो सकता है नॉर्मली, अगर इसी पेस में वो चलेंगे, बिकॉज 25% ऑफ द बजट उनका टारगेट है. अगर 52-53 लाख का बजट है तो 12, 12.5 से 13 तो हो ही गया. हो सकता है. तो उसको 13 से 11 कर दीजिए. मतलब जितना पिछले साल था उतना ही रहने दो. उतना ही 11 खर्च नहीं होगा पिछले साल मेरे हिसाब से. वो 10-50 खर्च, 11 आई डोंट थिंक खर्च होगा इस बार. अच्छा. लास्ट ईयर भी इलेक्शन बोला था 50,000 कम खर्च किया था, हो गया तो भी रहने दीजिए, वहीं पे रहने दीजिए, उसमें 2 लाख करोड़ बचेंगे. फिर स्टेट्स को देते हैं ये लोग 4 लाख करोड़ कैपेक्स करने के लिए, वो लोग नहीं कर पाते, फिर प्रेशर डालते हैं, मतलब पैसा है कुछ तो करो. अच्छा. हाँ, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं खर्च करो. हाँ, ये लोग नहीं करते, एग्जीक्यूशन नहीं होता. बिकॉज आपको पता है ना आर्यन जी, एग्जीक्यूशन सिर्फ पैसे से नहीं होता ना, वो बहुत सारे इश्यूज है, ग्राउंड लेवल इशू है. मतलब ये लोग जो कह रहे हैं आजकल कि गवर्नमेंट इज नॉट स्पेंडिंग, इफ दे इंक्रीज स्पेंडिंग ग्रोथ विल कम, ऐसे नहीं होता. इट इज नॉट दैट फाइनेंस मिनिस्टर पैसे के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको खर्च नहीं करना है. खर्च करने के लिए वहां पे अप्रूवल का प्रॉब्लम होगा, कहीं पे लोन सैंक्शन नहीं हुआ होगा, कैपेक्स है, प्रोजेक्ट है ये, कहीं पे कोर्ट में केस अटका हुआ होगा. ऐसा नहीं कि सरकार खर्च नहीं करना चाहती, ये मॉडल ही गलत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करके शॉर्ट टर्म ग्रोथ लेके आना. और मतलब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी सारी प्रॉब्लम है, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात कर रहे हो तो वहाँ पे तो बहुत सारी प्रॉब्लम है कि आपको मशीनरी नहीं है आपके पास लोग नहीं है. पिछले बार आपने कहा था वो एयरपोर्ट वाला किसी ने, लोग नहीं थे, ड्राइवर नहीं थे, व्हीकल ट्रक्स नहीं है, तो आप कहाँ से मतलब पैसा डाल के थोड़ी ना मतलब सब कुछ हो जाएगा. उसका अप्रोच, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि अब ऐसे 3 लाख हो गया, बजट बैलेंस हो गया, फिर इस 11 लाख में भी मेरा ये कहना है कि आपको प्रोजेक्ट वाइज जाना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि 11 लाख भी बहुत है. पहले मान लीजिए इवन अरुण जेटली के टाइम पे 1.6% ऑफ द जीडीपी यूज्ड टू बी ऑन कैपेक्स. 11 लाख भी विल बी 3%, डबल ऑफ दैट, राइट, डबल है उसका, मोर देन इनफ, राइट. तो उसमें भी आपको प्रोजेक्ट वाइज जाना पड़ेगा. मतलब इसका ये प्रोजेक्ट है, ये हरियाणा से यहाँ जाता है, इसका क्या बेनिफिट है, मतलब इज देयर बॉटल नेक्स.
इतना बनाया, बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो सब चौपट, ये इसको स्टडी करके इट शुड बी अ बॉटम अप एक्सरसाइज। रेलवे में ये करना है, यहाँ से ये करना है, इसके लिए कितना, इट शुड बी अ बॉटम अप एक्सरसाइज, शुड नॉट बी अ टॉप डाउन एक्सरसाइज। तो अभी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पहले टारगेट सेट कर देते हैं कि हाँ, 11 लाख करोड़ फिर खर्च करो। करना है, हाँ, और फिर वो हो नहीं पाता। हाँ, फिर वो पहले टारगेट सेट होता है, फिर हम प्रोजेक्ट ढूंढते हैं। हाँ। बल्कि उल्टा होना चाहिए कि एक सारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के, एक प्रोजेक्ट प्लान बना के उसमें देखो कि कितना अब खर्च होगा। ऑल दिस प्रोजेक्ट शुड बी पॉजिटिव एनपीवी, मतलब कॉस्ट, द बेनिफिट फ्रॉम द प्रोजेक्ट शुड जस्टिफाई द कॉस्ट। यस। अगर नहीं है देन यू शुड आस्क सेकंड क्वेश्चन। आई अंडरस्टैंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हो सकता है, कोई बॉर्डर एरिया में आप कर रहे हो, वो सब करो, नेगेटिव एनपीवी करो, नो प्रॉब्लम एक बात ये समझ में भी नहीं आती कि ऐसा नहीं है कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स नहीं है। है। तो हम जैसे शहरों का जो बुरा हाल हो रखा है, हर शहर, कोई भी शहर उठा के लीजिए, टायर 1, टायर 2, टायर 3, इंक्रीजिंग ट्रैफिक, लेस नंबर ऑफ रोड्स, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत प्रॉब्लम है। सीवेज का प्रॉब्लम है, गार्बेज का प्रॉब्लम है, हर चीज़ में वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है। तो हम 2-3 लाख करोड़ या 3-4 लाख करोड़ वहाँ से उठा के एक एक्सप्रेसवे बनाने के बजाय हम शहरों में क्यों नहीं लगा सकते? हाँ, उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट तो बहुत huge, ज़्यादा होगा ना। हाँ। तो दैट वाज अ, in fact the 100 city smart city plan was a great plan. हम्म। I think they should get back to that. जो 100 स्मार्ट सिटी वाला था, आई थिंक मोदी 1 में most of the commitments were fulfilled. You may not agree, most of the promises were fulfilled 14 to 19. One of the things that did not happen is the smart city plan. कि स्मार्ट सिटी 100, आपको याद है 100 लार्ज सिटीज वेर सपोज टू कम अप एंड ऑल ऑफ दैट। आई 1000 थिंक करोड़ का कुछ एलोकेशन हाँ, हुआ था उसमें ना, उसमें। उसमें जित उस बिकॉज फॉर दैट इफ यू इंक्रीज डिफिसिट कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सरकार की दिक्कत पता है क्या है? इस Yeah. सरकार की दिक्कत है कि जो अच्छे प्रोजेक्ट इन्होंने सोचे हैं उस पे पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं ये लोग। जैसे आयुष्मान भारत Right. बहुत अच्छा है, उस पे 15,000 करोड़ की जगह 1.5 लाख करोड़ खर्च इस होना बार चाहिए। होगा बिकॉज 70 ईयर्स का उन्होंने इंक्रीज किया ना। होपफुली हाँ। उसके बाद मतलब इतना नहीं होगा, 10 गुना नहीं होगा हाँ, ना, 10 थोड़ा गुना बहुत नहीं मार्जिनल इंक्रीज हो सकता है। उसी तरीके से आप ये वाला देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं मतलब स्मार्ट सिटीज पे करना चाहिए, आपको रिवाइव करना चाहिए उसको आपको करना 2 चाहिए। लाख करोड़ खर्च करो ना उस पे। हाँ, एवरी प्रोजेक्ट वी स्पेंड वी विल रेट विच इज द मोस्ट प्रोडक्टिव। ये क्लासिफिकेशन है ना कि रोड इज मोर प्रोडक्टिव देन सोशल वेलफेयर, आई डिसएग्री। मैं आपको फिर से पीएम स्वानिधि का, इस पर मैं बहुत फील्ड पे गया। सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। आई मेट अ फिशर वुमन वुड सेल फिश इन द मॉर्निंग, फिश बेचती थी। नाउ दैट वुड गेट ओवर बाय, दिस वाज समवेयर इन आंध्र प्रदेश। फिश वुड गेट ओवर बाय आफ्टरनून। शी हैज नो कैपिटल, सुबह आती थी, शी वुड सेल एंड गो। अभी पीएम स्वानिधि में उसको 10,000 रुपए मिले पहले, सेकेंड राउंड में 20 मिले, थर्ड राउंड में 50,000। अभी क्या पता है आपको? शी हैज सेट अप अ फिश पकोड़ा स्टॉल। उसका जो बचा, शी यूज्ड टू थ्रो दैट, आई एम अ वेजिटेरियन बाय द वे, आई हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट हैपेंस इन फिश एंड ऑल दैट। दिस इज व्हाट शी एक्सप्लेन, दैट शी वुड थ्रो दिस फिश बिकॉज रेफ्रिजरेटर नहीं था। अगर सेल नहीं हुआ तो शी हैड टू थ्रो इट ऑफ, राइट? नाउ शी इज बॉट अ स्मॉल टाइम वॉट एवर छोटा मोटा आइस वाला रेफ्रिजरेटर। शी हैज अ गैस स्टव बिकॉज 10, 20, 50, कैन यू बिलीव द चेंज इन हर इनकम? That is like 10 times. This is multiplier GDP क्या है? GDP is the final value of goods and services produced, right? This is a market failure. टेक्स्ट बुक इकोनॉमिक्स में ये होना ही नहीं चाहिए। अगर उसके पास टाइम है, आइडिया है, खाने वाले हैं, तो बैंक आना चाहिए, फंड करना चाहिए, ये सब हो जाना चाहिए उसके हिसाब से। ऐसा नहीं होता, बैंक नहीं देता। ये जो स्वानिधि स्कीम है, इट्स अ रेवोल्यूशनरी स्कीम इन दैट सेंस। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। एक द गाय वाज सेलिंग साड़ी, द गाय सेल्स, आई हैव रिटन आर्टिकल इन टाइम्स ऑफ इंडिया। वो गांव जाके एक उनका जो क्या बोलते हैं थैला, उसमें सारी ही वुड कीप एंड यू विल गो टू विलेजेस। दिन में 20-30 किलोमीटर वॉकिंग करते हैं, 15-20 किलोमीटर। हस्बैंड एंड वाइफ यूज्ड टू गो टुगेदर एट द सेम टाइम बिकॉज इनके पास सिर्फ एक थैला था। अभी इनको 10,000 रुपए मिला, दो, दे हैव डबल्ड इट, बोथ ऑफ देम आर गोइंग सेपरेटली। इनका बिजनेस डबल हो चुका है। तो दिस होल, मैं अगर इफ समबडी लिसन्स टू मी, आई विल से दैट ये अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन बंद करो। रोड से मल्टीप्लायर ज्यादा है, जो भी अकाउंटिंग आपने रेवेन्यू किया उसका नहीं, ऐसा नहीं होता।
आयुष्मान भारत, जो आप मार्केट फेल्योर करेक्ट कर रहे हो, इफ यू आर करेक्टिंग अ मार्केट फेल्योर, उसका मल्टीप्लायर सबसे ज्यादा है। मैं ऐसे, यू हैव टू थिंक थ्रू कहाँ कहाँ लोगों को परेशानी हो रही है, कहाँ कहाँ जो नॉर्मल मार्केट काम नहीं कर रहा है, वहां पे इफ द गवर्नमेंट इंटरवीन्स एंड हेल्प्स। अभी ये अगर इसमें स्वानिधि में इफ दे कैन क्रिएट दिस ट्रैक रिकॉर्ड, अभी 10, 20, 50 3 लोन किसी ने पे किया, क्रेडिट ब्यूरो में उसका रिकॉर्ड बनाओ। इफ दे कैन स्टार्ट गेटिंग मार्केट क्रेडिट 10, 12, 14% में, दे इट विल बी वंडर्स, राइट? तो मेरा क्लासिफिकेशन अकाउंटिंग नहीं होगा, मेरा क्लासिफिकेशन एक ही प्रिंसिपल होगा। 1 रुपए में टैक्स किसी से, अगर इफ यू टेक 1 रुपी टैक्स, मेरा मतलब किसी का भी होना चाहिए, मैं तो प्रोफेसर हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। वन ऑफ द गुड थिंग अबाउट बीइंग अ प्रोफेसर, यू कैन टॉक एनीथिंग, राइट? तो आई विल बी कॉन्शियस दैट एवरी रुपी यू आर टेकिंग will cost 2 rupees to the economy. So spend only on those things where the benefit is more than 2 rupees. नहीं तो when there is compulsion, I understand, political compulsion हो सकता है, तो करना ही पड़ेगा। कुछ खर्चे तो स्ट्रेटेजिक हो सकते हैं, तो करना ही पड़ेगा। Those things you have to do. There is no other option. Politically अगर election, I am not saying lose elections, right? I am not saying that. वो कर, उसके बाद जो बचता है, rank based on productivity, what is adding to your productivity. Whichever, don't go by this accounting classification ki anything which is an airport is more productive than Swanidhi. No, Swanidhi is far more productive than airport. Airport also in Delhi is far more productive than in some random place, right? Improve करना है तो यहाँ करो, because yesterday मोहाली से मैं दिल्ली तक आया and you have to circle so long, weather का issue नहीं था। this will change. I had to cancel one meeting, right? तो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट, व्हाट यू नो दिस, जैसे हम अपना पर्सनल मनी एलोकेट करते हैं, वेर एवर इज मोर प्रोडक्टिव, स्टार्ट फ्रॉम देयर। सो दैट विल बी माई सेकेंड प्रिंसिपल कि एलोकेशन जो है, इट हैज टू बी नॉट बेस्ड ऑन कैपिटल रेवेन्यू। रेवेन्यू ऑल्सो कैन बी प्रोडक्टिव, कैपिटल कैन बी अनप्रोडक्टिव, नॉट एवरी कैपिटल इज प्रोडक्टिव, नॉट एवरी रेवेन्यू इज अनप्रोडक्टिव। ये समझ के कैपिटल एलोकेशन करना पड़ेगा। सो मोर रिटर्न जहां पे है वहां पे एलोकेट करो फ्रॉम अ इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं जो कहने वाला हूँ, आपको लगेगा मैं कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला हूँ। मान लीजिए जब आपने ऐसे कैलकुलेशन किया, तो आपको ये गणित ऐसे बैठा कि 15 लाख चाहिए, तब टैक्स मत बढ़ाओ, बोरो करो। ऐसे हालत में डिफिसिट बढ़ाओ, कुछ नहीं होगा। मतलब क्योंकि अगर आपका फिस्कल जो मल्टीप्लायर है, वो अगर आपको इतनी जरूरत है कि 15 लाख करोड़ लग रहा है आपको, तो वो तो रिकवर हो जाएगा। फिर तो इंटरेस्ट रेट 7% है, 7 से 8 भी हो जाए, रिटर्न इज ह्यूज, तो वो रिकवर हो जाएगा। बट डोंट टैक्स पीपल, डोंट टैक्स पीपल, यू नो, टैक्स इज नॉट द वे टू इन्वेस्ट। तो तब बोरो करो। टैक्स एक इंस्ट्रूमेंट बन गया इन्वेस्टमेंट। टैक्स इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर गवर्नमेंटल फंक्शन, विच इज जुडिशरी चाहिए। गवर्नमेंट का फंक्शन क्या है? लॉ एंड ऑर्डर, फॉरेन अफेयर्स, यू नो, कम्युनिकेशन, जुडिशरी, जो हम लोग, यू एंड मी कैनॉट डू इंडिविजुअली, गवर्नमेंट डस कलेक्टिवली। उसके लिए रिसोर्स चाहिए, उसके लिए टैक्स लेते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए बोरो करो। बोरो में रिस्क ये है कि फिर आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। टैक्स में एडवांटेज ये है आर्यन जी कि आप किसी को जस्टिफाई नहीं, मतलब किसी को वापस देना नहीं है। जब बोरो करोगे तो उस बोरो का रिस्क ये है कि अगर वो आपका कैलकुलेशन गलत निकला, इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल। तो इसलिए ये लोग बच रहे हैं कि डेफिसिट कम करो, हाँ, डेफिसिट कम टैक्स बढ़ाओ। हाँ, टैक्स बढ़ाओ, किसी को वापस देना नहीं है। बट हम उनको ये मॉडल नहीं चलेगा। अगर कोई आपको सजेस्ट करता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर करो, एज अ इफ यू आर एज एन इकोनॉमिस्ट, आई विल टेल यू, आप उससे पूछो कि क्यों ना बोरो करें। अगर वो प्रोडक्टिव है तो बोरो करेंगे टैक्स से पैसे, और अगर प्रोडक्टिव नहीं तो मत लो। फिर जस्टिफाई करो, स्ट्रेटेजिक रीजन है, या कुछ है कल्चरल रीजन है, कुछ हेरिटेज है, तो करो। महाराणा प्रताप का कुछ है, मैं राजस्थान होके आया रिसेंटली, अच्छा, तो करो। बट ऐसे ये, दिस इज द सेकेंड इशू में, दिस इज हाउ आई वुड प्रेजेंट। मेरा डर ये है कि मैं सुन रहा हूँ कि इस बार बहुत धमाकेदार बजट आएगा, बट मैं एक्चुअली, मेरा डर ये है कि ऐसा नहीं होगा ये कि ये 12 लाख 15 लाख हो जाए, राइट? 12 सरकार का एक बेनिफिट ये है कि अगर मैं और आप कोई मिस्टेक करते हो कि हमें कॉस्ट इमीडिएटली लग जाएगा, तो हमें करेक्ट करना पड़ेगा। इनके पास ये टैक्स का इंस्ट्रूमेंट है, तो 12-15 होगा, डिफिसिट वही रहेगा, तो टैक्स बढ़ेगा। मतलब रेट नहीं बढ़ेगा,
रेट तो नहीं नहीं, वो बढ़ाएंगे, टारगेट दे देंगे ना कि भाई टारगेट 3 दे लाख देंगे। करोड़ और लेके आओ, हाँ, लेके आओ, वो तो कैसे करेगा? और उसके बाद आप वो नहीं कह डंडा सकते। चलाएंगे फिर, हाँ, तो वो चलाएगा ही। टैक्स टेररिज्म बढ़ेगा। हाँ, तो ये मेरा डर है। ये अगर बीच में कुछ मेरा भी, मैं मानता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो भी थोड़ा एक्सट्रीम है। अगर बीच का कुछ हो जाए तो देखते हैं। सो दिस इज ऑन द सेकेंड पार्ट। नाउ द थर्ड पार्ट इज रिफॉर्म, यस, राइट? ये उसमें उसमें आपने एक तो बता दिया एक्सेस टू क्रेडिट वाला। एक्सेस टू क्रेडिट, कंपटीशन, आरबीआई केस में बता दिया। नाउ हम्म, सरकार क्या कर सकती है? देयर आर मेनी थिंग्स। वन, मैं सिर्फ टिक मार्क बता दूंगा, उसका सॉल्यूशन मैंने कहा जुडिशियल रिफॉर्म। आपको कैसे भी करके कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट वी हैव टू बी क्विकर, वो करना ही है। थर्ड वन, इसमें मैं इकोनॉमिस्ट को नेगेटिव बोल रहा हूँ। एक चीज मुझे इकोनॉमिक सर्वे में सबसे सही लगा कि एफडीआई, इन्होंने लिखा बहुत, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर में, आप चाइनीज अवॉइड करोगे। एफडीआई कहाँ से आएगा? यूएस से तो नहीं आ सकता, उनके पास खुद का सेविंग नहीं है। यूएस इज इन अ सिचुएशन, उनका जो सेविंग्स है ना वो डिप्रिसिएशन के लिए काफ़ी है। वो इन्वेस्ट करके ग्रो नहीं कर सकते, वो प्रोडक्टिविटी से। और कहाँ से आ सकता है? जापान एक जगह है, जापान से आ सकता है, लेकिन उनका तो डी ग्रोथ हो रहा है। चाइना इज वन प्लेस, चाइना का सेविंग्स रेट पता है आपको? 45%। 45% उनका और जीडी हमारा कितना है? 28, अभी 36, 36, 32%। 32%। 32% इज सेविंग, 28 इज अवर इन्वेस्टमेंट रेट। ओके ओके। 36 माइनस डिप्रिसिएशन 32 है, हमारा 40 हुआ करता था। इस 45% का मतलब उनका जीडीपी कितना है? 20 ट्रिलियन। 45% ऑफ दैट इज 9 ट्रिलियन। 1 लाख करोड़ इज 80 लाख रुपी, 80 लाख करोड़ रुपीज, 9 ट्रिलियन। यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ सेविंग्स। या सो हमें चाहिए, आई थिंक इफ यू वांट टू गो टू, लेट्स थोड़ा मैथ कर सकते हैं क्विकली। तो हमारा जीडीपी है 320 लाख करोड़। सपोज आपको 40% इन्वेस्ट करना है, 300 का 40 होगा 120, 130 लाख, 1 लाख। 130 लाख करोड़ आपको इन्वेस्ट करना है। हमारा सेविंग्स है 30%, 32%, जो हो गया 90 लाख करोड़। आपको चाहिए अभी 40 लाख करोड़ चाहिए। यू नीड 40 लाख करोड़ एक्स्ट्रा सेविंग्स में जो नहीं है। अब जो हमें मिल रहा है 5 लाख करोड़ एफडीआई से, मैं 35 लाख करोड़ एफडीआई चाहिए। यू सी, इट इज लाइक 8 टाइम्स मोर देन व्हाट वी आर गेटिंग, 8 टाइम्स। नाउ ये हम कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे? China has to be a big source. I have no connection, nothing. I know हाँ, it's कोई an मतलब कमेंट it's में it's a it's लिखे an कि enemy country. I totally get it. चाइनीज एजेंट। Otherwise, see, problem नहीं है. Otherwise हमें 6-7% से we have to be happy with 6-7%. आप जितना भी ट्वीट करो, जितना भी उछलो, कुछ भी करो, ये ऊपर नहीं जाएगा, राइट? एफडीआई चाहिए। अगर चाइना नहीं है तो कहीं और से लेके आओ। हमें ये 35 लाख करोड़ चाहिए। नाउ क्यों आएगा 35 लाख करोड़? उसको रिटर्न चाहिए। रिटर्न का मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये नहीं कि हमने इतने लॉ हटा दिए। पहले वो लॉ मतलब कोई यूज ही नहीं करता होगा, मतलब आपको जो लॉ यूज हो रहा है उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। जो नहीं यूज हो रहा था उसको हटा दिया, अच्छी बात है। थोड़ा डोज चाहिए यहाँ पे। हाँ, डोज टाइप डोज का चाहिए। डोज हाँ, चाहिए। वो कोई और नाम से चाहिए। हाँ। लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है कि हाँ, उस जो नाम से जो वहाँ पे है वहीं पे यहाँ पे ये कॉपी कॉपी कर करना रहे हैं। चाहते हैं, हाँ, बट इट्स नॉट अबाउट कॉपिंग। अच्छी बात है तो ये क्यों नहीं? कोई किसी का भी आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता कि हमारी गवर्नमेंट एफिशिएंट है, राइट? आनो भद्रो कृतो विश्वता, हम लोग वही बोलते हैं ना। अच्छी चीज कहाँ से भी आ जाए, क्या है गलत? बिल्कुल। राइट? तो गेट इट फ्रॉम एनी प्लेस। सो मुझे ये, मेरा ये है कि गो एंड टॉक टू दोज एफडीआई इन्वेस्टर्स। ये समिट से नहीं होगा, इट हैज टू बी 1-to-1। जेन्युइन एक्सरसाइज होना पड़ेगा, जेन्युइन एक्सरसाइज होना पड़ेगा। पीआर अगर की तरह उसको अप्रोच नहीं कर हाँ, सकते कोई आप। पीआर करो, इट्स और ओके। जीएसटी वाले में भी यही करना पड़ेगा आपको। प्राइवेट जो लोग हैं जो जीएसटी के लिए तंग हैं, जो हाँ, उनको बात करो कि उनसे जेन्युइनली बात क्या करो। कर सकती है सरकार। एसोसिएशन से नहीं, ये सीआईआई कुछ आते हैं वो कहते हैं, बट आई थिंक इनको इंडिविजुअल सर्वे करना पड़ेगा। लिस्ट बनाओ, व्हाट आर द, मैंने किया है सर्वे, मैंने पूछा स्मॉल सीए से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो मेरे पास एक लिस्ट है टॉप 10 प्रॉब्लम्स ऑफ जीएसटी। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जीएसटी में क्या होता है? जीएसटी में अगर आप मेरा यू सप्लाइड समथिंग, तो इनपुट क्रेडिट का है, मतलब मैं आई पे टैक्स टू यू, एंड जो मैंने आपको दिया उसको मैं क्रेडिट ले सकता हूँ, ये तो सबको पता है। नाउ मैंने पे कर दिया आपको, मेरा जो काम है मैंने कर दिया। मान लीजिए अगर आपने गवर्नमेंट को पे नहीं किया,
आप भाग गए, कुछ किया और यू डिड नॉट पे, मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। मतलब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको मतलब मैंने आपको दिया और आपको वहां पे रेमिट आप नहीं करोगे, देन आई वोंट गेट क्रेडिट। इनका कहना ये है कि देन यू विल ओनली डील विथ क्रेडिबल पीपल। इसका लॉन्ग रन इफेक्ट ये होगा कि आप जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, आप सिर्फ उसी से बिजनेस करोगे। इसका दूसरा साइड इफेक्ट भी है, जो नया आदमी है, न्यू एंटरप्रेन्योर है, जो इनोवेटिव है, उसको कोई बिजनेस ही नहीं मिलेगा, सही बात है। क्योंकि उसको मैं ट्रस्ट नहीं करता। मान लीजिए मुझे एक बहुत बड़ा परचेस करना है रेगुलर में, ओके, आई हैव टू मेक अ मैक्स बिग इन्वेस्टमेंट, 1 करोड़ कुछ खरीदना है, तो मैं किससे खरीद, मतलब इफ आई बाई इट फ्रॉम अ न्यू गाय, बिकॉज अगर उसने जीएसटी अगर वहां पे रेमिट नहीं किया तो मेरा इनपुट क्रेडिट जाएगा। इसका वो साइड इफेक्ट भी है। एवरीथिंग साइड इफेक्ट जो है, जो आप सोच रहे हो ऐसे ही नहीं होगा। दूसरा मैं एक उदाहरण देता हूँ। रिसेंटली इन्होंने एक कानून बनाया है कि अगर आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से परचेस करते हो, 45 डेज में आपको पेमेंट करना है। मान लीजिए आप एक स्मॉल फर्म हो, मैंने आपसे परचेस किया, मैं मारुति हूँ, आप मेरा स्पेयर पार्ट सप्लायर है। अभी क्या करते हैं ये लोग बड़े फर्म्स, स्क्वीज करते हैं इनको, जितना लेट हो सके उतना लेट उनको पे करते हैं। इंटेंशन बहुत ठीक है, उनका रूल ये है कि अगर 45 डेज में मारुति इफ इट डजंट पे टू दिस, वो जो सप्लायर है, तो वो एक्सपेंडिचर टैक्स डिडक्टेबल नहीं होगा। मतलब मारुति जो एक्सपेंडिचर करता है ना, जो बड़ा फर्म जो भी, ये पेमेंट क्या है, इट्स एन एक्सपेंडिचर, आई बॉट समथिंग फ्रॉम यू, राइट, वो मेरे, आई क्लेम इट एज एन एक्सपेंडिचर फॉर टैक्स पर्पस, आई सेव 35%, 25% टैक्स ऑन इट। ठीक। अगर इफ आई डोंट पे यू इन 45 डेज फॉर स्मॉल फर्म्स, देन आई कांट क्लेम इट एज एन एक्सपेंडिचर, राइट। इसका सी द पर्पस इज ग्रेट। इसका पर्पस ये लोग समझते हैं, इससे क्या होगा, बड़ा फर्म ऐसा करेगा कि 45 डेज में पे कर लेगा, क्योंकि वो ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि अगर मैंने अरिहंत जी को नहीं दिया तो मेरा टैक्स मतलब 25 रुपये लॉस हो जाएगा, इसीलिए आई विल पे विद इन 45 डेज। बट मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ कि अरिहंत से क्यों लूँ, अरिहंत है और ये बड़ा दूसरा है, वो स्मॉल फर्म नहीं है। अगर मैं अरिहंत से इफ आई बाई, मुझे 45 डेज में पे करना पड़ेगा। अगर मैं किसी और से लेता हूँ जो स्मॉल फर्म नहीं है, तो 45 डे का चक्कर ही नहीं है, हाँ, तो एमएसएमई इसके कोई डील ही नहीं करेगा। डील ही नहीं करेगा। और ऐसा भी हो सकता है मैं अरिहंत जी के वहाँ हूँ, तो मैं अब ऐसा कह सकता हूँ, मैं ऐसा कहूँगा कि अरिहंत जी अभी तो मुझे 45 दिन में आपको देना ही पड़ेगा, तो पहले आपका प्राइस 10 रुपये हुआ करता था, अब 9 रुपये में दीजिए, क्योंकि मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतना है। वो भी हो सकता है। सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट। द थर्ड इफेक्ट इज इवन वर्स। एक्चुअली जो हो रहा है आपको पता है, इस स्कीम के लिए एलिजिबल होने के लिए यू हैव टू रजिस्टर इन उद्यम पोर्टल। ओनली दोस एसएमईज जो उद्यम पोर्टल में रजिस्टर्ड है, सिर्फ उनका ये ट्रैकिंग हो सकता है। अगर मैं कोई अनरजिस्टर्ड हूँ, आप कैसे ट्रैक करोगे, 45 डेज है, कुछ भी है। अभी मैंने एक एसएमई सर्वे किया, बहुत एसएमईज ऐसे बोल रहे हैं कि उनको उनका जो लार्ज सप्लायर बायर है ना, वो कह रहा है कि तुम उद्यम से हटो। 40,000 एसएमई डी रजिस्टर कर चुके हैं। 40,000? हाँ, क्योंकि वो बोल रहा है कि लुक, तो आप इकोनॉमिक्स को डिफीट नहीं कर सकते। रूल सी, मैं आपको स्क्वीज क्यों कर रहा हूं बताइए, पावर मेरा ज्यादा है आपके ऊपर, इसलिए मैं स्क्वीज कर रहा हूं ना। आप एक मार्जिन, आप एक तरीका का स्क्वीज आपने बंद कर दिया, मेरे पास 1000 तरीके हैं, बिकॉज मेरा पावर कम नहीं हुआ आपके ऊपर। एक तरीका बंद करोगे ना, फिर तो सोवियत यूनियन बनाइए सारे अभी मैंने 3 और तरीके बताए, उसको बंद कीजिए, और नया रूल लाइए कि प्राइस नहीं कम हो सकता, और चौथा रूल लाइए कि किसी और से नहीं खरीद सकते, नहीं तो फिर कोई और ढूंढ लेंगे वो। हाँ, ढूंढ लेंगे, नहीं तो बंद हो जाएगा। तो ये आसान तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो ये सरकार को दिख नहीं रहा है 40,000 लोग, ये 40,000 एमएसएमईज निकल गए वहां से। हाँ, तो ये तो सरकार सोच नहीं रही है कि भाई क्यों हो रहा है वो ये, तो क्या? मुझे पता नहीं, वो तो मुझे पता नहीं, बट ये रूल लाए हैं, इंटेंशन ठीक है, गलत नहीं है। वही तो प्रॉब्लम है, इंटेंशन में कोई, और इसमें कोई, रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। आई वोंट यूज सो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, बट ऐसा नहीं कि दे जेन्युइनली डोंट वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बट ऐसे सॉल्व नहीं होता। We have to understand what is a roadblock for SME. Why is SME one of the big problem for SME is access to credit. उसको access to credit नहीं है। और दूसरा हमने it's बहुत टेक्निकल हो जाएगा, आरबीआई के बारे में कोई और दिन बात करेंगे। आरबीआई ने तो उनका जीना मुश्किल कर दिया है।
क्रेडिट तो मतलब इम्पॉसिबल, वी हैव ब्रॉट इन दैट इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेजिम। ऑनियन प्राइस बढ़ गए तो इंटरेस्ट रेट ऊपर लेके गए, उनको क्रेडिट ही नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा फंडा ही हिला हुआ है, जो मतलब फाउंडेशन है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और जो बेसिक अप्रोच है सरकार की, और विद आरबीआई इंक्लूडेड, वो कहीं ना कहीं पूरी हिली हुई है। चाहे इन्वेस्टमेंट ले लें, चाहे आप सेविंग्स ले लें, चाहे आप डेफिसिट ले लें, चाहे कहीं ना कहीं आप टैक्सेस ले लें, और आरबीआई की जो रेगुलेशंस हैं वो सब भी। तो मतलब देर आर सो मैनी, बट आपने जो अच्छा आपने इसमें बताया कि कंक्रीट स्टेप्स आपने बताए हैं, एंड आई होप कि अभी प्री बजट कंसल्टेशन चल रहा है, आपसे भी कंसल्ट करें, और एक ऐसा बजट आए कुछ नया हो। 10 साल हो गए आपने ये सब ट्राई करके देख लिया, नहीं वर्क कर रहा है, हाँ, लेट्स ट्राई समथिंग मेरा एल्स। यही उनसे अगर कोई सुन रहा है तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि नेक्स्ट टाइम जो आके वही घिसा पिटा सेम थिंग नेक्स्ट कहेगा, एक तो सवाल पूछना चाहिए कि पिछले इतने साल से कर रहे हैं हम, 8% क्यों नहीं हो रहा है, 10% क्यों नहीं हो रहा है? तो और क्या आप गारंटी दे सकते हो कि अगले 5 साल में होगा? कैसे होगा? मतलब गणित क्या है? मतलब इन्वेस्ट, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ कि हमारा नेट इन्वेस्टमेंट रेट है 23%, प्रोडक्टिविटी वही है, ग्रोथ इज दैट इन्वेस्टमेंट इनटू प्रोडक्टिविटी। आप जो कह रहे हैं इसमें क्या बदलेगा? ये 23 से 40 होगा, ये प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, कैसे? मतलब पिछले 4 साल क्यों नहीं बढ़ा? और ये अगर पॉलिसी मेकर, मैं ये नहीं समझता कि, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉलिसी मेकर्स को सब चीज़ों की ज्ञान होना चाहिए, नंबर से नहीं हो, उनके हजार हेडेक है जो हमें नहीं पता, हम लोग 24 घंटे पढ़ते रहते हैं। लेकिन इतना तो सवाल पूछना चाहिए कि इसी अप्रोच में क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, प्रधानमंत्री को, फाइनेंस मिनिस्टर को, जो ये सलाह देने वाले हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जो ये कह रहे थे शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन, जो ये कह रहे हैं कितने सालों से कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करते जाओ, बहुत मल्टीप्लायर, कहाँ है भाई? हाँ, वो तो कहीं पूछना दिखना तो चाहिए। वो बोलेंगे 20 साल बाद आएगा। मतलब 20 साल बाद ना मोदी जी रहेंगे, ना निर्मला सीतारमन रहेगी, ना ये इकोनॉमिस्ट जो हैं, ये भी कहीं ना कहीं सेट हो चुके होंगे। तो आई थिंक समथिंग हैज़ टू चेंज। अभी जो हमारा जो कंक्लूजन वो है, उसमें यह है कि कुछ ना कुछ तो बदलना पड़ेगा, और आपने जो बदलना है वो बता दिया है। तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि हम बजट के बाद एक बार फिर से मिल पाएँ और एक एवेल्यूएशन कर पाएँ कि क्या है बजट में, क्या चेंज हुआ है। सर, थैंक यू सो मच। एज़ यूजुअल आपने बहुत ब्रिलियंटली एज अ प्रोफेसर सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ सोल्यूशन की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।